बाजार में हफ्ते की एक्सपायरी के दिन बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार, उतार चढ़ाव के बीच अब शांत होते हुए निफ्टी पर, लेकिन बैंक निफ्टी में है तेजी बरकरार। आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहेगा, कहां होगी एक्सपायरी और क्या करें आप कल की तैयारी, फोकस रहेगा इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि बाजार अच्छे मूड में दिख रहे हैं और थोड़ा फिसले हैं। वापस आपको खरीदारी का मौका दिया है, फिर ऊपर आए हैं, अब आपको फिर से क्या मौका दे रहे हैं, किन लेवल्स पर रहेगी एक्सपायरी और डेटा क्या कह रहे हैं, जानेंगे एलजी के साथ। पहले तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या कह रही हैं? बड़ी बातें दीप, बड़ी बात ये कि मजबूती के साथ लगातार चौथे दिन, लेकिन ऊपर नीचे थोड़े होते दिख रहे हैं। कल के हाइज को पार करने की कोशिश की है और कल के लोज के आसपास सपोर्ट लेने की भी। तो बेसिकली अब तक निफ्टी ने कल ही की रेंज दिखाई है, उससे कोई ज्यादा उतार चढ़ाव हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी कल के हाइज के अच्छे खासे पार निकला है और 36,000 के ऊपर टिके रहने में अब तक कामयाब है। यहाँ मजबूती थोड़ी सी बेहतर है 125 अंकों की। कहां से आ रही तेजी? बैंक्स तो मजबूत हैं ही, लेकिन इसके अलावा मेटल और आईटी शेयरों में भी हल्की फुल्की खरीदारी आपको दिखेगी। बिक वाली है फार्मा शेयरों में, जो कि इंडेक्स आधा % नीचे है। डाउ फ्यूचर सुबह से लाल निशान में और अपनी कमजोरी को बढ़ाते हुए 108 पॉइंट इस वक्त नीचे आपको दिखेंगे और यूरोप में आधा % तक की कमजोरी। तो ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट थोड़ा सा आज कम है, जितना चाहते हैं उतना नहीं। उसके बावजूद हम अच्छा होल्ड आउट कर रहे हैं सर। यस, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली बात अगर आप नीचे से देखेंगे तो ऊपर है, ऊपर से देखेंगे तो नीचे है, लेकिन एक्सपायरी के दिन अगर इतना भी ऊपर नीचे ना हो, वीकली एक्सपायरी के दिन, तो फिर मजा नहीं आएगा, नमकीन भी होना चाहिए। लेकिन हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है ट्रेड डीप आज। देखिए सबसे लेकिन जो सबसे बढ़िया बात बाजार की है वो बता दूं पहली चीज, बाजार बिल्कुल परफेक्ट लेवल के हिसाब से ट्रेड करें। 16,575, 16,650 आपके लिए शॉर्ट करने की जगह एग्जैक्टली 16,590 के आसपास से घूमे। आज का ही 16,592 उसी रेंज से। बैंक निफ्टी पर आपको शॉर्ट करने की रेंज जो दी थी 36,175 से 36,350, आज का हाई देखिए 36,331, एग्जैक्ट रेंज से घूमे हैं हाई रेंज पे। यानी कि आपको मार्केट दोनों तरफ के मौके दे रहा है। तो जब कमजोरी लगे आपको खरीदना है और जब मजबूती लगे तब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अब भी आखिरी 1.5 घंटे में यही करना है। तो अगर पिछले कुछ मिनटों में तेजी से घटे हैं तो बहुत चिंता मत कीजिए। सपोर्ट लेवल के नजदीक आ रहा है तो लेना है, और ऊपर रुकावट के आसपास आए तो देना है। थोड़ा सा देने में हल्की फुल्की सी फुर्ती ज्यादा रखनी है, क्योंकि आपकी स्क्रीन आपको ये कहेगी कि हम मजबूत हैं, कमजोर नहीं। लेकिन आपको डाउ फ्यूचर्स ये कहेंगे भाई तुम अभी तो मजबूत हो 3.5 तक, बाद में तो मेरा राज है ना। 3.5 के बाद कल 9:15 बजे तक तो डाउ फ्यूचर्स का ही राज है ना। करेक्ट। सो अगर मैं मजबूत नहीं हूं तो आपकी मजबूती रहेगी, लेकिन क्वेश्चन मार्क के साथ, और थोड़ी कम भी हो सकती है। तो 50-40 पॉइंट का डाउ फ्यूचर 100-125 ऊपर है, तो ऊपर के लेवल पे देते भी रहना है आपको, ये ध्यान में रखिए। हाँ, अगर डाउ फ्यूचर सुधर कर फ्लैट हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो हम भी हमारा मूड चेंज कर लेंगे। करेक्ट। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसको ध्यान में रखना है। तो ऊपर के लेवल में जैसे जैसे उछाल आता है वहां थोड़ी प्रॉफिट बुक करिए, वापस नीचे के लिए इंतजार कीजिए। सिंपल। कहाँ करना है जी, वही रेंज है 16,575, 16,650, वहां पर आने पर देना है। वही रेंज है 36,275, 36,350 के आसपास बैंक निफ्टी आए वहां देना है। तो बेचने की रेंज लेना कहाँ है अब मैं बता दूं। 16,475, 16,500 पहली लेवल है जहां पर आपको खरीदारी करनी है, ठीक है, जिसके आसपास आज सुबह भी गए हैं जी। बैंक निफ्टी पर 35,925, 36,000, ये वो रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करनी है अगर आता है। और 1.5 घंटे में एक चीज दीप जो दिख रही है डेटा के हिसाब से आज की रेंज, ऐसा लग रहा है थोड़ा वॉलेटाइल होगा मार्केट आज। वॉलेटाइल होगा? हाँ, होगा। नहीं तो कई बार मैं बोलता हूँ एक्सपायरी में कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा कि कुछ बड़ा हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है थोड़ी वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए। ठीक है। और लेकिन वॉलेटिलिटी की रेंज छोटी रहेगी, लेकिन ट्रेड दोनों तरफ की, उस रेंज में काफी, उस रेंज में दोनों ट्रेड मिलेंगे। अंडरस्टूड सर। तो चलिए आखिरी 1.5 घंटे एक्सपायरी के एक्शन पर है नजर। अनिल जी से डेटा भी लेंगे। इस बीच पीवीआर के नतीजे आपके सामने आते हुए इस समय दिख रहे हैं, अभी आए सर, और जबरदस्त नतीजे हैं। एक चीज मैं बता दूं, यूजुअली वाई कंपैरिजन होता है, बट क्योंकि पिछले साल इस समय ओमिक्रॉन की वजह से बड़े लॉकडाउन्स लगे हुए थे, तो हमने माफ कीजिए उस समय तो डेल्टा का था उस समय, तो इसलिए हमने QOQ यानी कि तिमाही दर तिमाही का कंपैरिजन लिया है। और अगर आप तिमाही दर तिमाही देखें तो घाटे से मुनाफे में आपको आती हुई दिख रही है कंपनी। 105 करोड़ के घाटे के सामने 53 करोड़ का मुनाफा है। हमारा अनुमान 27.5 करोड़ का था, यानी कि हमारे अनुमान से डबल इनका मुनाफा इस समय आपको आते हुए दिखा है। आय देखिए 537 करोड़ से बढ़कर 981 करोड़ की आय आती हुई दिखी है। हमारा अनुमान 905 करोड़ का था, तो हमारे अनुमान से भी 10% ज्यादा आय यहां पर बढ़कर आई है। तो जबरदस्त नतीजे अनिल जी माने जाएंगे जहां तक पीवीआर का सवाल है। घाटे से मुनाफे में आय में जबरदस्त आपने बढ़ोतरी आते हुए देखी है।
कामकाजी तौर पर भी हम बहुत ही बढ़िया ऑपरेशंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखते हैं एग्जैक्टली किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है, बट 27.5 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 53 करोड़ का ये जो मुनाफा आया है और ओवरऑल घाटे से मुनाफे में आई ये कंपनी, ये बड़ा फैक्टर है। ऑफ कोर्स तिमाही दर तिमाही हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया है पीवीआर के नतीजों का। ऐसी कुछ और नतीजे भी आए हैं और कुछ ट्रिगर्स भी हैं, क्योंकि नतीजों की बात चल रही, तो एक बार पहले नतीजे और आज की खबरें जान लेते हैं वरुण के साथ, और फिर कुशल से जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी। वरुण बताइए और कौन कौन से नतीजे आ चुके हैं? ओके, नतीजों में एक तो आईडीबीआई बैंक के नतीजे है। यहाँ पे मुनाफा जो है 603 करोड़ से बढ़कर करीब 756 करोड़ के आसपास आया है। नेट एनपीएस कम हुआ है 20.2% से बढ़कर 19.9, लेकिन साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी 4.06% से घटकर 4.02% पे आया है। सीएसबी बैंक मुनाफा जो है 61 करोड़ से बढ़कर 115 करोड़ पे आया है, तो यहाँ पे अच्छा है। ग्रॉस एनपीएस भी कम हुआ है 1.81% से कम होकर 1.79%, और नेट एनपीए जो है उसमें भी कमी देखी गई है। पीसीबीएल यहाँ भी नतीजे अच्छे हैं। आय जो है 1004 करोड़ से बढ़कर 1409 करोड़ पे आई है। कंपनी का मुनाफा जो है 104 करोड़ से बढ़कर 126 करोड़ के आसपास आया है, और मार्जिन जो है उसमें थोड़ी गिरावट देखने मिली है, 16.2% से घटकर 13.9% के आसपास आए हैं। सभी कंपनियों के यही हाल है। राणे मद्रास मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। 15.2 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 3 करोड़ 30 लाख का घाटा जो है इस क्वार्टर में कंपनी ने किया है। आईटीसी यहाँ पे इनकी जो प्रेस ब्रीफिंग चल रही है उसमें काफ़ी सारे चीज़ें निकल के आई है। एक तो ये है कि होटल कारोबार को डिमर्ज करने पे कंपनी विचार कर रही है। एसेट लाइट स्ट्रैटेजी जो है वो लागू करने पे कंपनी काम कर रही है। इसके अलावा हमने जो इस कंपनी को सवाल पूछे उस पर कंपनी ने कहा है कि लागत की चिंता जो है वो अभी भी बनी हुई है। आगे रियलाइजेशंस जो है वो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीण मांग जो है उसमें अभी भी दबाव देखने मिल रहा है, और महंगाई का दबाव जो है वो अगले कुछ समय तक बना रह सकता है। ये आईटीसी के मैनेजमेंट ने जी बिजनेस के सवालों पे जवाब दिया है। पीएनसी इंफ्रा कंपनी को 1623 करोड़ का नए ऑर्डर्स मिले हैं एनएचआई से। मार्क्सेंस फार्मा यूएस एफडीए से मिर्गी की दवा जो है उसके लिए इस कंपनी को मंजूरी मिली है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन कंपनी ने मैजिक इनवॉइस जो है वो लॉन्च किया, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया बेसिकली। बारबेक्यू नेशन आशीष कचोलिया ने इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है। हिस्सेदारी जो है बढ़ के 1.05% के आसपास आई है। टीवी18 राकेश झुंझुनवाला ने हिस्सा घटाया है, हिस्सा जो है अब 1% के नीचे जा चुका है। कुछ ब्लॉक डील्स है। विप्रो में 8 लाख शेयर, सिटी यूनियन बैंक में 12,60,000 शेयर और सीएससी में 15 लाख शेयर के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है सारी की सारी खबरें और फंड एक्शन जिस पर आप रखें नजर रखें। हमारे सारे एक्सपर्ट्स पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और उससे पहले कुशल भी तैयार है इवेंट्स बताने के लिए, ट्रिगर्स बताने के लिए। कुशल बताइए कब के बताएंगे, कब तक के बताएंगे? कल के तो बताएंगे ही, आज के, कल के और परसों के, सैटरडे 3 दिन का सैटरडे संडे के भी। संडे, हाँ संडे को भी है आज इस बार काम से। मुझे पता था इसीलिए मैंने संडे तक का पूछा। बताइए। सो आज नंबर्स आने वाले हैं। कैनफिन होम्स, एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, पीवीआर के नंबर्स आ ही चुके हैं। एसआरएफ, साथ ही आरबीएल बैंक और इंडिया मार्ट इंटरमेश के नंबर्स पर नजर रखिए। ग्लोबली यूरोप का हमें देखना होगा कि आज ईसीबी का जो फैसला आता है ब्याज दरों पर वो क्या रहता है। साथ ही कल के सत्र में निफ्टी की कंपनियां जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील और बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल है। एफ&ओ स्पेस से अतुल लिमिटेड, एचडीएफसी एएमसी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, कोफोर्ज और साथ ही बंधन बैंक के नंबर्स पर भी आपको नजर रखनी है। स्पाइस जेट पर फोकस रखिए। यहाँ पर 26 नई घरेलू उड़ानें ये शुरू करने वाले हैं, एंड साथ साथ आपको एक और इवेंट पर नजर रखनी है। यहाँ पर इनॉग्रल एड्रेस होने वाला है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास की यहाँ से, और यहाँ पर ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा की एनुअल बैंकिंग कॉन्फ्रेंस होने वाली है सुबह 10:30 बजे, यहाँ पर ये इनॉग्रल एड्रेस किया जाएगा। साथ ही 23 जुलाई शनिवार निफ्टी से आईसीआईसीआई बैंक और साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे, और एफ&ओ स्पेस से नवीन फ्लोराइन के नतीजों पर भी आपको नजर रखनी है। इनफैक्ट जोमैटो भी फोकस में आएगा, क्योंकि 1 साल का जो शेयर लॉक इन पीरियड है वो 23 तारीख को खत्म हो जाएगा। साथ ही जीएसटी की जो अहम बैठक होने वाली है, इनफैक्ट इसको लेकर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है हॉर्स रेसिंग, कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, ये काफ़ी अहम रहेगी। और यहाँ पर जो रिपोर्ट सबमिट करने की डेट है, अर्लियर डेडलाइन 15 जुलाई थी और अब इसको बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया है। और जैसे कि मैं संडे को बता रहा था, इन्फोसिस के नंबर्स पर हमें नजर रखनी है। ओके, तो ये हैं वो सारे के सारे स्टॉक्स, इवेंट्स और ट्रिगर्स जिन पर नजर रखनी। 24 जुलाई इन्फोसिस सोमवार, संडे को रिजल्ट दे रहे हैं। सरप्राइजिंग है, ये फर्स्ट टाइम है। रीजन पता तो लगाओ। तो नहीं। एट्रिशन रेट बहुत हाई चल रही है। संडे को रिजल्ट में बढ़ न जाए। कुशल को ट्रैक करना। कुशल जरा चेक करिएगा, क्योंकि आजकल तो क्या है, मतलब ऐसा हाल हो गया है कई सारी इंडस्ट्री में कि भाई
ऑफिस आ रहा है मेहरबानी समझो, और मन हो गया बोल दिया नहीं घर से ही करूँगा, ठीक है, और ज़्यादा बोल दिया कि नहीं घर से तो बोल ठीक है तुम ही कर लो मैं नहीं आ रहा वैसा हाल है। अच्छा प्रॉब्लम ये है ना कि नौकरी बदलने के लिए आजकल ऑफिस भी नहीं जाना पड़ता ना, वर्चुअली हो जाता, वर्चुअली घर से ही बदल दी न, तो मतलब इसी कंप्यूटर पर इसी कुर्सी पे बैठ कर घर पे काम करना है, तो एक्स के लिए करो वाई के लिए करो। चलिए सबके दिन आते हैं, अभी दिन आए हुए हैं नौकरी करने वालों के, बिल्कुल करेक्ट। आइए बढ़ते आगे, तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, संदीप जी। संदीप जी दो हैं, संदीप स्क्वायर, संदीप जैन और संदीप वागले, और साथ ही हिमांशु जी और साथ ही साथ सिमी जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सुमित जी का भी स्वागत। बिगुल बहुत सारे हैं, वैसे तो मैं चाहूँ तो अपनी मर्जी से पहले किसी को कर सकता हूँ जी, आप लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे और मैं बोलूँगा मैं क्रम से ही कर रहा हूँ तो आपको मानना भी पड़ेगा, राइट। लेकिन फिर भी ये मान के चले कि मैं क्रम से ही ले रहा हूँ सबको। तो सबसे पहला बिगुल हिमांशु जी के लिए, BTS डबल नहीं हिमांशु, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू अनिल जी, कोई पार्शियलिटी नहीं करने के लिए सबसे पहले तो। खुद का नंबर आ गया तो पार्शियलिटी नहीं, और यही अगर मैंने पहले किसी और का ले लिया तो मन में सोचते थे अनिल जी पार्शियल हो गए आपने कहा कि ये मान के चले कि आप बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं चलिए इसमें एक रिस्क है, कभी ये बाद में भी आ सकता है, आप बोल नहीं पाएंगे, ध्यान रख लेना बताए सर। अनिल जी खरीदारी का स्टॉक है, मुझे लगता है कि आज का इस सेशन में कंजम्पशन एज अ सेक्टर एज अ स्पेस अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है। बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स इस स्पेस में देखने को मिल रहे हैं और खरीदारी करनी है जुबिलेंट फूड के फ्यूचर्स में। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि जिस तरह का ये ब्रेकआउट है जुबिलेंट फूड में 600 से 602 रुपए तक के टारगेट्स आज या कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। 578 के स्टॉप लॉस के साथ जुबिलेंट फूड में खरीदारी करके चलने की सलाह है। फूड यहाँ पर खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से। कंजम्पशन वाले स्टॉक डे हाई पर आया, बड़ी तेजी से भागा है पिछले कुछ मिनटों में, मजबूत एक्शन जुबिलेंट फूड में होता हुआ। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बजाज फिनांस में एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, 6180-85 का करंट भाव है, पिछले 2 महीने का टॉप ये क्लियर कर रहा है, एक राउंडिंग बॉटम जैसे पैटर्न बन रहा है। मेरा मानना है पोजिशनली ये 6500 तक जा सकता है, ये पोजिशनली मतलब एक हफ्ते का व्यू है, लेकिन आज और कल या मे बी 1 से 2 दिनों के लिए मुझे लगता है 6380 6400 तक जाना चाहिए। आपको ये करंट लेवल से लेकर एक 20 रुपए नीचे 616065 तक की रेंज रखनी है। 6100 के नीचे जाएगा तो काट लेना है, मतलब वो स्टॉप लॉस रहेगा, तो आपकी रिस्क एक 70-75 पॉइंट की रहेगी, ऊपर में एक 150-200 पॉइंट मिल सकते हैं। आपके लिए बजाज फाइनेंस दिग्गजों का पार्टिसिपेशन इस समय बढ़ रहा है। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु बाय का स्टॉक है 49.10 49.20 अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में डबल बॉटम का ब्रेकआउट है, 40-42 रुपए के आसपास इसका डबल बॉटम बना है। अप्रैल के हायर लेवल्स पे ये स्टॉक आ चुका है और बैंक ऑफ इंडिया में मेरे को लग रहा है कि यहां से 10% का मूव जल्दी ही कुछ ही दिनों में या 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। 52 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 52 का लेवल अगर टूटता है तो ये 55 रुपए तक का मूव इसी मूव में, इसी रैली में 2-4 दिन के अंदर ही दिखाएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 47 रुपीज 50 पैसा नीचे में सपोर्ट है, तो 47 का स्टॉप लॉस लगा के बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 52 रुपए से लेके 55 रुपए तक के टारगेट बैंक ऑफ इंडिया में ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो बैंक ऑफ इंडिया यहां पर रखिए नजर, एक्शन में आ रहा है 52 और 55 के टारगेट्स के लिए। सिमी जी भी अपनी कॉल के साथ तैयार। बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज मैंने कैश का ही स्टॉक मैंने चूज किया है। पूरा दिन मैंने कैश का ही स्टॉक देते, मतलब 11 बजे का शो में भी मैंने कैश का ही स्टॉक दिया था। अभी भी मैं जो स्टॉक देने जा रही हूँ एकदम बाजिंग स्टॉक है और बहुत बढ़िया रिटर्न के लिए तैयार हो चुका है। स्टॉक का नाम है KPR मिल।
केपीआर मिल अभी 580 के ऊपर आ चुका है। मुझे लगता है कि करंट लेवल पर ही खरीदिए। स्टॉक में बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला है। पहला टारगेट होगा 610 और दूसरा होगा 630। तो 610, 630 ये दो टारगेट्स के लिए केपीआर मिल्स को खरीद कर चलिए। 670 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 592 का हाई बन चुका है बोलते बोलते। ये 610 का टारगेट आज 3:30 बजे के इससे पहले हासिल हो जाएगा। ये है आपके लिए केपीआर मिल्स में खरीदारी करने की राय आती हुई सिमी जी की तरफ से। क्या बात है, आज कैश के स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन फिर से बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर करें खरीदारी। स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 610 और 630 का टारगेट, 570 का स्टॉप लॉस है। 570 का स्टॉप लॉस सीख कर लो भाई। 610, 630 ये टारगेट। और हाँ, अभी ठीक है, बराबर। बढ़े आगे, बढ़ते हैं, चलिए सर दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली चलते हैं। चलिए, तरुण शर्मा हमारे साथ है, हमारे संवाददाता। इंटरेस्टिंग खबर लाए हैं जी। दो बड़े बड़े लोगों के बीच में तनातनी चल रही है, ऐसा तरुण बता रहे हैं। हाँ तरुण, सही में? बिल्कुल, दो बड़े रेगुलेटर्स के बीच में तनातनी चल रही है और तनातनी अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है, मतलब वित्त मंत्रालय तक। दो रेगुलेटर्स की तनातनी आ चुकी है। वाह, क्या बात है। और दिल्ली में है तरुण, तो तरुण बताइए कौन रेगुलेटर्स है और किन के बीच में क्या कुछ चल रहा है, किस बात को लेकर? बिल्कुल, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो हाल में सेबी रेगुलेट करता है और जो सेबी सिर्फ सिक्योरिटीज़ के नाम पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट करता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का जो लाइसेंस है वो भी सेबी ही इशू करता है एज पर द करंट प्रोविज़न। लेकिन क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो लोन के लिए भी अपनी रेटिंग देती हैं, बॉन्ड्स के लिए अपनी रेटिंग देती हैं। वो रेगुलेट करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये मानना है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमारे अंडर नहीं आती हैं, लेकिन ये हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर रेटिंग देती हैं। तो यदि वो कहीं पे गलती करेंगी, कहीं पे मिस्चीवियस एक्ट करेंगी, तो हम उन पे कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि सेबी की जो पावर है वो उनको डेलीगेट की जाए या सेबी को ही लोन और बॉन्ड्स पे रेगुलेट करने पर का प्रीव्यू भी सेबी को दिया जाए। लेकिन सेबी का ये मानना है कि जो हाल का एक्ट है, सेबी एक्ट के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि जो पावर उनको मिली है उसको वो किसी और को डेलीगेट करे। तो इस मामले को लेकर 2 हफ्ते पहले फिनेंस मिनिस्ट्री में बैठक हुई है, जिस बैठक के अंदर DEA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, RBI और सेबी, ये चारों लोग मिले। चारों और RBI का ये कहना था कि यदि ऐसा नहीं होगा तो एक बड़ा लूपहोल यहाँ पे या एक बड़ा वैक्यूम यहाँ पे रहता है, जो कि आने वाले समय में एक बड़ी ये कह सकें कि कोई बड़ा स्कैम हो सकता है। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि IL&FS के मैटर के अंदर रेटिंग एजेंसीज का रोल शक के घेरे में था और सेबी ने कई रेटिंग एजेंसीज पे अपने ऑर्डर भी पास किए थे। तो इस चीज़ को लेकर अब तीनों ही लोग, RBI, सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री, तीनों कानूनी सलाह ले रहे हैं कि किस तरीके से इस लूपहोल को दूर किया जाए। क्या RBI को एक्स्ट्रा पावर दी जाए या सेबी को एक्स्ट्रा पावर दी जाए या एक्ट में कोई चेंज किया जाए, क्योंकि केवल ना सेबी अपने एक्ट में चेंज कर सकता है, ना RBI को ये पावर मिल सकती है। तो ये वित्त मंत्रालय इस पे विचार कर रहा है कि कानूनी तौर पे इस मसले को कैसे सुलझाया जाए। इंटरेस्टिंग लग रही है बहुत ज्यादा। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के, तब आप ये कह रहे थे जी तरुण, आप कुछ कह रहे थे? टेबल पर अच्छा, आपके पीछे भी कोई था कि कानूनी तौर पे आपके पीछे भी कोई लिंक देना चाहता है? आज प्रेसिडेंट इलेक्शन की काउंटिंग चल रही है। तो अगर मैं जनरल न्यूज चैनल में होता तो मैं आपको ये जरूर कहता, तरुण जरा कैमरा घुमाइए, जरा अपने कैमरामैन को कहिए, दिखाइए कौन है वो जो पीछे बात कर रहे हैं, जरा उनकी तस्वीरें दिखाइए। ग्राउंड जीरो से ऐसी रिपोर्टिंग की जाती है जनरल न्यूज चैनल में, राइट? बिल्कुल, तो जरा दिखाइए क्या हो रहा है वहाँ पर। जरा राष्ट्रपति भवन के बाहर दिख रहे हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट? ये सर, मैं नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और पार्लियामेंट के बीच में जो विजय चौक है, मैं विजय चौक पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ओके, विजय चौक पे बढ़िया है। वैसे तो पॉलिटिकल एक्शन भी आज काफी हो रहा है। कोशिश ये करो थोड़ा आप भी जोर से बोलो, आपकी आवाज भी दूसरे चैनल तक पहुंचनी चाहिए, जैसे दूसरे चैनल के किसी रिपोर्टर की आवाज हम तक पहुंच रही है। लेकिन काम की बात आपकी हमने सुन ली, बहुत ही बढ़िया कि ये दो रेगुलेटर्स के बीच में कश्मकश चल रही है इस बात को लेकर कि
किस तरह से रेटिंग एजेंसीज की जो रेटिंग देने की प्रोसेस है उसको रेगुलेट किया जाए। तो चलिए अब वित्त मंत्रालय के पास पहुंची ये खबर और वित्त मंत्रालय इस पर लेंगे फाइनल फैसला। लेट्स सी क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए तरुण, इस पर अपडेट्स हम आगे आपसे और भी लेंगे। आइए बढ़ते आगे और बहुत सारा एक्शन जो होता दिख रहा है मार्केट में, धीरे धीरे फिर से मजबूत। दीप देख लीजिए आ गया ऊपर, आगे मूवमेंट सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेगा ही, मतलब। और ये सब कुछ तब हो रहा है जबकि आपका डाउ फ्यूचर्स ओपन नीचे, सोच लीजिए, है ना। अच्छा, इस बीच पीवीआर पर बधाई देनी है बंसल जी को। एक नहीं 2 बार 3 बार लिया। मैंने पहली बार तो इतना सीरियसली नहीं लिया, दूसरी बार भी मैंने सोचा कि ऐसे ही बोलागा, लेकिन 3 बार पीवीआर उन्होंने रिकमेंड कर दिया। अब स्टॉक रिजल्ट मुझे लगा कि फिल्म देखने का ज्यादा शौक है कहीं, इसलिए बायस होकर तो बंसल जी रिकमेंड नहीं कर रहे बार बार पीवीआर। बंसल जी, पीवीआर का मूव आपको पहले ही चार्ट पे दिख गया था? नहीं अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर था। और एक बार तो अनिल जी बड़े टारगेट्स के लिए 2400 प्लस के टारगेट्स के लिए कुणाल जी जब अवकाश पे थे तो 10 की कमाई में भी रिकमेंड करा हुआ है और 2 बार कुणाल जी के साथ भी रिकमेंड करा हुआ है। तो जिनके पास है धैर्य से अनिल जी बैठे रहना चाहिए। और किसी का अगर हाजमा कम भी है, मजबूत नहीं है, तो भी एटलीस्ट 1990-95 के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल। तो यह है आपके लिए पीवीआर, जबरदस्त एक्शन में काउंटर आते हुए दिख रहा है। एक जैन साहब से भी राय लेनी पड़ेगी। जैन साहब जरा पीवीआर पर अपनी नजर डालें। एक तरह से तो अब नियर मोनोपोली नहीं बट सबसे बड़ा मार्केट शेयर वाली कंपनी ऑलरेडी होने वाली है आइनॉक्स के एक्विजिशन के साथ। बट जिस तरह के नंबर्स आए हैं सर, क्यूओक्यू हमने कंपैरिजन देखा है, रेवेन्यू इतने ज्यादा शानदार बढ़त दिखा रहा है, हमारे अनुमान से भी 10% ज्यादा रेवेन्यू आया है, मुनाफा अनुमान से डबल आया है। पीवीआर पर आपकी राय सर? बहुत अच्छा ये सेक्टर रिपीट हो। चलिए, तो मुझे यार ऐसा लगता है कि इसमें बने रहना चाहिए। और बंसल जी ने तो बहुत पहले ही बोल दिया था। बंसल जी का तो क्या है, चैनल चेक भी बहुत स्ट्रांग रहता है पीवीआर में। और ओवरऑल जिस तरीके की पेंटअप डिमांड थी, जिस तरीके की एक रिवेंज कंजम्पशन भी है, कोई भी मूवी है सब, और आगे भी काफी सारे कंटेंट भी अच्छे आने वाले हैं। और अब इतना बड़ा एक मेगा मर्जर की बात चल रही है इनकी, तो देखते हैं क्या होता है। बट ओवरऑल नियर मोनोपोली सिचुएशन है, डुओपोलिस्टिक ट्रिगोपोलिस्टिक मार्केट था। सो आई थिंक बने रहना चाहिए। हालांकि वैल्यूएशंस के लिहाज से तो हमेशा ही महंगा चलता है, बट यस आगे भी आने वाले दिनों में ये परफॉर्म करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये है आपके लिए पीवीआर जिस पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर भी आपको आते हुए दिख रहा है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं और वापस चलते हैं सिमी जी के पास, क्योंकि एक और कॉल है उनकी तैयार। सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, जहां जहां ब्रेकआउट आ रहा है वहां मिस नहीं होना चाहिए। कल बहुत सारे फर्टिलाइजर्स दिया था, चंबल जेएनएफसी दिया था। आज कोरोमंडल में एक नया 52 वीक ब्रेकआउट आ गया है, तो करंट लेवल पर खरीद कर चलेंगे, क्योंकि ये स्टॉक नया 52 वीक हाई तोड़ा है। तो इसमें मिनिमम टारगेट 1045 से 1055 का टारगेट आना चाहिए। तो करंट लेवल पर करेंगे कोरोमंडल को खरीदारी। 1005 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 1045 का पहला टारगेट, 1055 का दूसरा टारगेट के लिए कोरोमंडल को खरीद कर चलने का सलाह होगा। कोरोमंडल यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए, जबरदस्त एक्शन में आ रहा है, बढ़िया मूव कोरोमंडल में आपको आती हुई दिख रही है। इस बीच हिंदुस्तान जिंक, इसको जरा पुलअप करते हैं और यहाँ पर एक्शन आ रहा है। कुणाल जी आप जरा चार्ट भी पुलअप कर लीजिए हिंदुस्तान जिंक की। मैं आपके पास चार्ट चेक के लिए आता हूँ। मुनाफा लगभग 2000 करोड़ से बढ़कर 3000 करोड़ का है। 50% मुनाफे में आपने बढ़त आती हुई देखी है जहां तक हिंदुस्तान जिंक का सवाल है। आय भी देखिए 6378 करोड़ से बढ़कर यहां पर आय आपकी 9236 करोड़ की आय आती हुई दिख रही है। तो जबरदस्त उछाल आय में है और उतना ही जबरदस्त उछाल आपने मुनाफे में भी दिखा है। 50% मुनाफा यहां पर बढ़कर, इनफैक्ट 50% से थोड़ा ज्यादा ही यहां पर मुनाफा बढ़कर आ रहा है जहां तक हिंदुस्तान जिंक का सवाल है। ऑपरेशनल डिटेल्स भी इसकी निकालते हैं, बट तब तक एक चार्ट चेक हो जाए। कुणाल जी नंबर्स के बाद रिएक्शन कर रहा है, एकदम जबरदस्त वर्टिकल स्पाइक आ रहा है हिंदुस्तान जिंक पर। बिल्कुल दीपांशु, एकदम तेज रफ्तार बढ़त देखने को मिल रही है। चार्ट पर एक रेजिस्टेंस थी 280 की, जो कि पार होते हुए इंट्राडे चार्ट पर नजर आ रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आएगा इस स्टॉक के लिए और वो 290 का होगा। 290 के आसपास काफी रेजिस्टेंस का सामना इस स्टॉक को करना पड़ेगा। 290 अगर ये स्टॉक निकाल जाता है आज के ट्रेड में तो मान के चलें कि इसमें और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जिन्होंने पहले का लिया हुआ है बिल्कुल होल्ड करने की राय है और 280 के नीचे अब एक
अमेंडेड स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें, 290 के ऊपर नई खरीदारी के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये है आपके लिए हिंदुस्तान जिंक, जहां पर आप बढ़िया एक्शन आते हुए देख रहे हैं। और देखिए मुनाफा किस तरह से बढ़कर आया इनका, 1983 करोड़ से बढ़कर लगभग 3100 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिख रहा है। तो जबरदस्त मूव हिंदुस्तान जिंक में आपको इस समय दिख रही है। मूव कुछ और काउंटर्स में भी आती हुई दिख रही है, कुछ फ्रेश ब्रेकआउट्स आपकी स्क्रीन पर इस समय आ रहे हैं, वहां पर रखिए नजर। एबीबी जरा इस पर भी डालिए नजर, 6.5% ऊपर आज आपको एबीबी का काउंटर दिख रहा है। कैपिटल गुड्स में वैसे भी अच्छी तेजी है। एलएनटी पर भी रखिए नजर, 2% ऊपर है, इसके बावजूद कि आज 22 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है। तो अगर आप डिविडेंड एडजस्टमेंट को भी मिला लें तो और भी बड़ी मूव आपको आज एलएनटी में आती हुई दिखिए। पर पहले एबीबी पर राय लें बंसल जी से। बंसल जी जरा चार्ट देखें सर, 6.5% ऊपर एबीबी। दीपांशु बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिन्होंने लिया हुआ है दीपांशु होल्ड करे। और इनफैक्ट दीपांशु इसको मैंने और कुणाल जी ने जब मार्केट कठिन समय से गुजर रहा था तो 10 की कमाई में 2 बार नीचे में रिकमेंड करा था रिसेंटली। तो जिन्होंने लिया हुआ है दीपांशु होल्ड करें, और अगर कतार में कोई आगे नहीं है तो चार्ट कॉर्नर के बिगुल की भी गुजारिश है। आइए चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु जल्दी इसलिए करी क्योंकि आप स्टॉक का नाम पकड़ लेते हो। स्टॉक एलएनटी है, जिसका अभी आपने जिक्र भी करा था। एलएनटी में खरीदारी की राय है। यहाँ पर 1740 1745 की एक नेकलाइन को स्टॉक ने तोड़ा है, थोड़ा सा लेवल टूटने के बाद ऊपर जा चुका है। तो इन स्तरों पर करेक्शन पर एलएनटी को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए एक बहुत अच्छा मोमेंटम दीपांशु बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर एलएनटी का इवेल्युएट करते हैं तो पाते हैं कि इसमें जो एक बहुत इंटरमीडिएट लंबे समय का करेक्शन था वो समाप्त हो गया। एलएनटी वापस से हायर बॉटम्स बना रहा है और वापस से इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो खरीदारी की राय है यहां पर 1735 रुपए पर 1735 पर एक स्टॉप लॉस रखें, बाय करें। पहला टारगेट होगा 1800 का, दूसरा टारगेट 1840 रुपए का 1840। तो 1800 और 1840 के टारगेट के लिए बाय करें, 1735 पर स्टॉप लॉस रखना है। तो ये है आपके लिए एलएनटी, जहां पर आपको रखनी है नजर। ये अब मोमेंटम में आ रहा है। आई थिंक अगले हफ्ते इसके नंबर्स आने वाले, मेरे ख्याल से ट्यूसडे को अगले हफ्ते एलएनटी के नंबर्स आएंगे। अगले हफ्ते? जी सर, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक आने वाले हैं एलएनटी। ओके परफेक्ट। आइए बढ़ते आगे। एसआरएफ के रिजल्ट्स का अनुमान बताएं। उससे पहले जल्दी से एक स्पेशल पिक की रिक्वेस्ट की है हिमांशु जी ने, तो जरा एक बिगुल हो जाए इनके लिए। स्पेशल पिक हिमांशु जी के लिए। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी कल स्पेशल पिक ली थी आईटीसी की। देश की उम्मीदों पे खरा उतरते हुए 300 का टारगेट से अपने कंधे से ऋण मुक्त होते हुए अगली स्पेशल पिक जो है। एक मिनट, ऋण मुक्त हो गए आप आईटीसी से? अनिल जी कल की स्पेशल नहीं, अब आगे जो बढ़ेगा उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, फिर सोच लो पहले से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आगे बढ़ाने को तैयार बैठे हैं अभी भी आईटीसी को। बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं अनिल जी, वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन कल की जो कॉल थी उससे ऋण मुक्त हो गए। ओके ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, बधाई, टारगेट हिट की। वैसे तो अब आईटीसी के लिए लगभग आम राय हमारे सारे एक्सपर्ट्स की हैं जिन्होंने खरीदारी की राय दी, और लॉन्ग टर्म के लिए तो सबका अभी भी व्यू बुलिश है। बताएं सर। जी अनिल जी, तो सबसे पहले तो मैं ऑप्शन में स्ट्रेटजी बता देता हूं अनिल जी। टाटा कंज्यूमर में 800 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है। यहां पर 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 26 रुपए का और 30 रुपए का 2 टारगेट रखने हैं। ये एक ट्रेडेबल एग्जीक्यूट करने वाली ऑप्शन की स्ट्रेटजी है टाटा कंज्यूमर के 800 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन। अब अनिल जी स्पेशल ये है अनिल जी की एफएमसीजी, कंजम्पशन, ये दोनों ही इंडेक्स जबरदस्त ब्रेकआउट पर हैं, और टाटा कंज्यूमर का जो डेली चार्ट है वो एक बड़े चार्ट पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। और इस ब्रेकआउट के बाद अनिल जी जो टारगेट इसका है वो कम से कम 1000 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। तो टाटा कंज्यूमर में आने वाले समय में बड़ी तेजी यहां से देखने को मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन के जरिए जो मैंने स्ट्रेटजी दी है अनिल जी, 1 से 2 दिनों के टारगेट के लिए 26 से 30 रुपए तक में एक टारगेट देखने को मिल सकता है। 800 के स्ट्राइक में आज बहुत हैवी अनवाइंडिंग देखने को मिली है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से एक बड़ी तेजी दिखाने के लिए तैयार है। तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर्स में खरीदारी करने की राय। 14 का स्टॉप लॉस और 26 और 30 के टारगेट के लिए यहां पर करें खरीदारी ऑप्शंस के जरिए। आइए बढ़ते आगे। एसआरएफ के जून तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स बताने के लिए अनुमान के साथ है तैयार आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए। सर दमदार नतीजे आएंगे और हर पैमाने पर आप देखिए। हाँ सब
ओवरऑल सिर्फ एक सेगमेंट ऐसा इनका टेक्निकल टेक्सटाइल जहां पर 8.5% की साल दर साल आपको गिरावट देखने को मिलेगी। बाकी सभी सेगमेंट्स में देखिए आप कितनी शानदार ग्रोथ है। केमिकल 42% की ग्रोथ रहेगी, पैकेजिंग सेगमेंट में 34% का इजाफा नजर आएगा, जिसके चलते इनकी टोटल रेवेन्यू टोटल आय में देखें तो 29% की तेजी नजर आएगी। कामकाजी तौर पर भी तिमाही काफी बढ़िया है, क्योंकि एबिटा में देखें 37% का एक्सपांशन है। 664 करोड़ का पिछले साल का आंकड़ा था, इस बार बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है कि 910 करोड़ का आंकड़ा आपको देखने को मिल सकता है। और मार्जिन के लिहाज से भी तिमाही काफी अच्छी है। 25% पिछले साल थे मार्जिन, इस बार 26% का बाजार एस्टिमेट लगा रहे हैं। और मुनाफे का आंकड़ा भी काफी दमदार है, 47% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। 388% से बढ़कर 570 करोड़ रहेगा यहाँ पर कंपनी का मुनाफा, यानी हर लिहाज से देखें नतीजे दमदार है। तो नतीजे एसआरएफ के दमदार रहने वाले हैं। और टर्न अराउंड देखिए, आज सुबह सुस्ती दिखा रहा था एसआरएफ, अब नंबर से पहले बढ़िया मोमेंटम में भी आपको काउंटर आते हुए दिख रहा है। और सिमी जी भी हमारे साथ, तो एक बार एसआरएफ पर उनकी भी राय ले लेते हैं। सुबह वाकले साहब से भी हम बात कर रहे थे। सिमी जी, एसआरएफ का चार्ट देखिए, बताइए डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है काउंटर अभी? दीपांशु, चार्ट तो काफी शानदार है। इनफैक्ट आज भी सुबह से अभी तक भी मोमेंटम पकड़ा है, पर कल का जो हाई था 2355 के आसपास, 2353 के आसपास हाई था, वो हाई क्रॉस करेगा तो इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। रडार में तो कुछ दिन पहले ही आ चुका है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 2450 से 2500 के ओर भागने के लिए तैयार हो चुका है। तो आज रिजल्ट्स के बाद अगर छोटा मोटा प्रॉफिट टेकिंग भी आ जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोअर लेवल्स पर खरीदारी करने का मौका मिलेगा। जिन्होंने पहले मिस किया है, खरीदे। 2450 से 2500 का टारगेट बहुत ही जल्दी देखने को मिलना चाहिए स्टॉक में। सचिन जी का सेल था। सचिन जी सेल क्लोजिंग में। ओके, चलिए एसआरएफ है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। फरमाए सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है 52 रुपए 10 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है भेल, BHEL। BHEL के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक पिछले 10 दिनों से वैसे भी हर रोज थोड़ा थोड़ा करके तेजी दिखा रहा है, और आज स्टॉक ने कल का भी हाई ब्रेक करके अभी और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। छोटा सा इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा है नीचे में 50 रुपए 25 पैसे के आसपास का। टू बी वेरी प्रिसाइज 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के भेल में यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें। ऊपर में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं भेल के अंदर 54 रुपए से लेके 56 रुपए तक के लेवल भेल में ऊपर में 1-2 दिनों के अंदर ही देखने को मिलने चाहिए। इसमें ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड बन रहा है। भेल का 53 वाला कॉल अभी 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 25 पैसे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 1.5 रुपए से लेके 2 रुपए तक के टारगेट भेल के 53 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। और स्पॉट लेवल्स में 54 रुपए से लेके 56 रुपए तक का मूव 1-2 दिनों के अंदर ही भेल में ऊपर में देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें भेल। BHEL भेल, इस पर रखिए नजर। इस बीच रामकृष्ण फोर्जिंग्स के भी आपके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, वहां पर भी आप करिए फोकस। मार्जिन घटे हैं 23% से घटकर 21.5% मार्जिन यहाँ पर आपको आते हुए दिखे हैं। आय बढ़कर आई है, 67% आय बढ़ी है, 417 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ की आय है। कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, 55% बढ़ा है, और मुनाफा भी ओवरऑल बढ़ा है। तो नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा मार्जिन प्रेशर ऑफ कोर्स आपको इस चार्ट पर आते हुए दिखेगा। रामकृष्ण फोर्जिंग्स ये भी आपके स्क्रीन पर आते हुए दिख रहा है। नतीजों के लिहाज से अब थोड़ा बाजार का फोकस और बढ़ रहा है, और उसके दम पर भी हम देख रहे हैं कुछ स्टॉक का रिएक्शन आ रहा है। बिल्कुल एक्शन आया भरपूर, और आइए बढ़ते आगे। सेठी साहब से मुलाकात करने का वक्त है। जितने सेठी साहब से लेट होंगे उतनी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी मेरी लेट होती है सेठी साहब की वजह से। ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि सेठी साहब की को हम लेट लेंगे तो हमारी लेट होगी। चलिए बिल्कुल सेठी साहब के सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। अब स्वागत है आपका। लेट होने के बारे में जो हमने बात की, अगर आपने सुनी तो मतलब वो आपके लिए नहीं था, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं। नहीं बिल्कुल अनिल जी, मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि जल्दी निपटा दूं, या फिर आप अपना स्ट्रेटेजी पहले कर लो, उसके बाद मुझे कनेक्ट करो अनिल जी। अरे क्या बात कर रहे हैं, पहले आप वापस बात करना, पहले आप, नहीं तो पहले आप में दोनों रह जाएंगे। बताए सर, पहली पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज भी 2 स्टॉक है, कैश मार्केट के दोनों स्टॉक है। बाकी बाजार में एक धुआंधार तेजी है। और अभी एसआरएफ की चर्चा हो रही थी अनिल जी, लास्ट वीक ही मैंने भी एसआरएफ 2190 के लेवल पे F&O स्पेस से इसी सेगमेंट में रिकमेंड किया था, जो जबरदस्त तेजी बनी। और वैसे ही कई सारे स्टॉक्स है, टाटा केमिकल्स, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, बलरामपुर चीनी, सबने बहुत अच्छा किया। अनिल जी, जो आज 2 स्टॉक है कैश मार्केट के, उसमें पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है महाराष्ट्र सीमलेस, जो कि भी 723 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है। कंपनी सीमलेस पाइप्स, ERW पाइप्स, रिग्स और रिन्यूएबल एनर्जी इन कारोबार में है।
55% से ज्यादा का इनका सीमलेस पाइप्स में मार्केट शेयर है। हाल ही में इन्होंने एनसीएलटी से एक तेलंगाना में यूनाइटेड सीमलेस नाम की कंपनी को एक्वायर किया, उसको टर्न अराउंड किया और उसके मार्जिन्स इस खुद की कंपनी से भी बेटर कर दिए हैं। तो इस तरह का परफॉर्मेंस आने वाला है। फिर इसके जो रिग्स का भी जो बिजनेस है उसमें मई 2022 मतलब इसी क्वार्टर में ओएनजीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका, तो उससे भी कंट्रीब्यूशन आएगा इस क्वार्टर में। बाकी एक बहुत ही स्वीट स्पॉट में है ये कंपनी, बिकॉज सरकार ने जब स्टील के एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाया था तो स्टील पाइप्स पे नहीं लगाया, तो इनके जो सेलिंग प्राइस है वो इंटैक्ट है और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो गई। तो मुझे लगता है मार्जिन इस बार और तोड़फोड़ आएंगे। और लास्ट फ्राइडे को ही मतलब 15 तारीख को ही कंपनी ने नोटिफाई किया था कि इनको ऑर्डर मिला है रिसेंटली 130 करोड़ का ऑर्डर मिला, जो एक स्पेशल प्रोडक्ट है, मतलब सब सी सीमलेस पाइप्स होती है जो कि अंडर सी ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है। तो ये अभी तक भारत में इंपोर्ट होता था, तो ये पहला ही ऑर्डर है इस प्रोडक्ट का। तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इनको ऑर्डर मिला, इन हाउस टेक्नोलॉजी से इन्होंने डेवलप किया, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक 1700 करोड़ की। मार्च क्वार्टर बहुत अच्छा था, 115 करोड़ का पैट था जो कि पिछले साल 53 करोड़ का पैट था। और प्रोमोटर्स भी लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। फिर एल&टी म्यूचुअल फंड अराउंड 2.82% और बाजार के दिग्गज निवेशक आकाश एंड लता भंसाली मिलके 3.4% स्टेक ओन करते हैं। तो हम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दिस स्टॉक। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 760 के टारगेट के लिए रखें, 710 का स्टॉप लॉस। 710 का स्टॉप लॉस, 760 का टारगेट, खरीदारी करने की राय आपके लिए महाराष्ट्र सीमलेस पर। आइए दूसरा स्टॉक बताएं सर। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक रिस्क ले रहा हूं, न्यू एज बिजनेस है नाइका। मुझे लगता है 1405 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, यहाँ पे इस पे खरीदारी करने की सलाह है। देखिए जिस तरह से जो न्यू एज बिजनेसेस के प्रति बाजार का एक सेंटिमेंट हुआ है, तो एवरी स्टॉक हैज बीन पेंटेड विद द सेम ब्रश। बट ये एक हटके कंपनी है, एक विद इन द न्यू एज बिजनेस एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। ये कंपनी एक लीडिंग ब्यूटी और पर्सनल केयर की कंपनी है जिसका एक अच्छा लाइफस्टाइल रिटेल प्लेटफॉर्म है और इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में करीबन 15 मिलियन फॉलोअर्स है। फिर ऑफलाइन स्टोर्स भी है, कियोस्क भी है, फिर इनके खुद के ब्रांड्स है जैसे नाइका कॉस्मेटिक्स, नाइका नेचुरल्स। तो इस तरह की कंपनी है। और मार्च क्वार्टर भी देखेंगे तो 48 करोड़ का पैट था जो कि पिछले साल सिर्फ 2 करोड़ का पैट था। तो मुझे लगता है ये स्टॉक जो अपने 2500-2600 के हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होकर 1405-6 के लेवल पे मिल रहा है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 1460 के शॉर्ट टर्म टारगेट और 1390 का स्टॉप लॉस। तो ये है आपके लिए नाइका, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब ही हैं जो रिकमेंड कर सकते हैं स्टॉक, बाकी तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती। तो 1390 का स्टॉप लॉस लगाकर 1460 को, अगर गलती से जैन साहब से पूछ लो आप नाइका जैन साहब को या तो बोलेंगे हेलो आवाज ही नहीं आ रही, मैंने सुना ही नहीं। हाँ जैन साहब, अच्छा जैन साहब सुना कि नहीं सुना आपने मैंने जो बोला? मैंने सुन लिया। अब विकास जी ने बोला है तो इनफैक्ट उनकी लॉजिक वगैरह सब सही है। और नाइका इनफैक्ट कल क्या मेरे भी ऑफिस में कुछ इंटर्न जब ज्वाइन करते तो फर्स्ट स्टॉक एक बार कल नाइका की R&D भी करवाई थी, रिसर्च भी करवाना शुरू किया, बट फिर भी मेरी हिम्मत नहीं होती है। विकास जी ने किया तो सर्टेनली रिस्पेक्ट उस चीज का तो है ही है कि बहुत अच्छे से करके लाया। और इनफैक्ट करेक्शन हुआ है तो करेक्शन के बाद एक शॉर्ट टर्म पिक के हिसाब से तो लिया जा सकता है। बट ओवरऑल आपने सही बोला कि मैं सुना नहीं था सवाल। नहीं वो तो सुनोगे कैसे, आपका फोकस तो पूरा एप्पल में था खाने में। वो भी छिली हुई व्हाइट वाली। ऊपर वाले को सब दिखता है, वो वाला कहानी है। गलत बोला तो बता दो मुझे। नहीं एकदम परफेक्ट बोला। तेरा वो 2:30 बजे का टाइमिंग का खाने का। तो अगर आप जब यहाँ आएंगे ना तो मैं बताऊंगा कि मैं कैसे नजर रखता हूँ आप लोगों पे स्टूडियो में। यहाँ से मेरे पास में किस तरह से मुझे पता चलता है। अब देखो किसको, अब क्या है कि देखो अब मैं जैसे 20 मिनट हाई कर रहे थे जब सेठी साहब की फोटो लगी हुई थी। हाँ आप भी किसी को हाई कर रहे थे? नहीं क्या आप किसी को हाई कर रहे थे किसी को? सेठी साहब की फोटो लगी हुई थी। हाँ और सेठी साहब जब बोल रहे थे एक बार वो फोटो हट गई और आप हाई करते थे कितने। हाँ तो अभी इसमें क्या सिस्टम क्या है कि अभी जैसे हम 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, जैन साहब के पास हम सवाल नहीं पूछ पाए, राइट? तो जैन साहब को लेफ्ट आउट फीलिंग आ सकती आनी भी चाहिए। तो फिर हमारे पास है ना, आप तो एप्पल खा रहे थे 20 मिनट से, हम सवाल कैसे पूछते?
तो हमारे पास में बराबर लॉजिक। अब जैन साहब पूरा भी नहीं मान सकते, मुझे पूछा नहीं। तो जैन साहब आपका समय शुरू होता है अब 2:40 पे आप शो में हमारे साथ जुड़ गए। अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे मेरी स्ट्रेटेजी के बाद। एक्चुअली सही समय है स्ट्रैटेजी का, क्योंकि बात करते करते 16,600 पर आ गया है निफ्टी। तो आइए लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। बढ़िया फॉर्म में है बाजार इस समय। 16,600 निफ्टी, बैंक निफ्टी 36,200 पर जा रहा है। और कुछ ग्लोबल अपडेट्स भी देने हैं सर। सबसे पहले तो यूरोप के बाजार थोड़े कमजोर हैं, आधे से 1% नीचे। अमेरिकी फ्यूचर्स आपको सुस्त इस समय दिख रहे हैं, बट कच्चे तेल पर अनिल जी नजर डालिए, 104 के नीचे ब्रेंट आपको आते हुए दिख रहा है। तो 107 जो कल के लेवल था वहां से अब 104 आ गया है। WTI 97 के नीचे आपको आते दिख रहा है। बाकी कमोडिटीज में भारी गिरावट है। सोना अप्रैल 2020 के लेवल पर इस समय आपको आते हुए दिख रहा है। रशिया यूक्रेन के अपडेट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट कह रही है कि जो पार्ट्स रशिया के कंट्रोल में यूक्रेन के, उस पर पूरा कब्जा रशिया आने वाले 1-1.5 महीने में अनाउंस कर सकता है। और आज यूक्रेन ने अपनी करेंसी 25% से डीवैल्यू करी है। तो थोड़े वो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। नेचुरल गैस के दाम काफी तेजी से गिर रहे हैं। समझो रशिया ने कर लिया तो फिर तो रशिया की जिम्मेदारी है ना सारी। हाँ, क्या अब इनको बराबर से चलाओ आप। हाँ, करना है तो उन्हीं की जिम्मेदारी। फिर तुम भाई एक आदमी तो जिम्मेदार होना चाहिए ना, चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन हो। हाँ। कि भाई इस जगह का मालिक कौन। जब तक वो डिस्प्यूट में है तब तक ऐसे ही पड़ी रहती है। लेकिन एक मालिक हो जाता तो उसका डेवलपमेंट होता ना बाद में। तो जो भी हो जाए बढ़िया है, हो जाए। लेकिन आप एक काम करो, कल सुबह जब हम शो करें 8 बजे, क्या $100 ला सकते हो नीचे क्रूड? $100 तक ला सकते हो? हाँ, लग रहा है, क्योंकि आज नेचुरल गैस सप्लाई शुरू हो गए फिर से। सप्लाई शुरू हुई, थोड़ी अच्छी खबर है। भरोसा कितना करना अलग बात है, लेकिन अभी तक तो अच्छी खबर। तो चलिए संकेत अब जो अपने लिए है, बाकी कच्चा तेल गैस वैस के वो संकेत ठीक है। हमारा मार्केट मजबूत है। ये समस्या एक ही है लाइफ में, थोड़ा सा डाउ फ्यूचर थोड़ा नीचे 101 पॉइंट। और कल के जो सुमित दायरे के मुंह के बाद ऐसा कहना मुश्किल है कि मजबूत रहेगा कि कमजोर होगा। ज़्यादा संभावना नो डाउट 60% कमजोरी की, 40% मजबूती की बनती, क्योंकि अभी भी कोई ऐसा कोई खास बदलाव है नहीं। तो चलिए छोड़ते हैं और बचा हुआ 1.5 घंटा हमें देखना है एक्सपायरी के लिहाज से। 2 चीज, पहले तो नीचे पेंदा देख लें, बॉटम जी सर आज के लिए का है तो 16,450 16,500 रॉक सॉलिड बॉटम में है। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात, 16,600 पे 2:30 बजे आ गया। तो 2:30 बजे आया तो भी यही बोलो, अगर 2 बजे पूछते तब भी यही बोलता, क्योंकि डेटा में यही है। 16,500 के पुट पर 1,85,00,000 शेयर है। ये वीकली एक्सपायरी है दीप। एक जमाने में मंथली एक्सपायरी में नहीं होते थे, 30-40 लाख शेयर नहीं होते, तब मैं कहता हूँ 30 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, 2-2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट होने लगा। सोचो 16,500 के पुट पर 1,83,00,000 शेयर है, तो 16,500 16,450 पे 83 लाख शेयर है। सो आई थिंक ये वो स्ट्राइक प्राइस है 16,450 16,500 रॉक बॉटम सपोर्ट हो गया। ऊपर कितना जा सकते हैं? 16,600 16,650 रुकावट की जगह, जिसके आसपास आप आ गए। क्यों? 1,62,00,000 शेयर 16,600 के कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे रुकना चाहिए कायदे से। और 94 लाख आपके 16,650। तो मेरा ये समझना आज के लिए अगर 3 बजे तक हमने 16,600 को पार कर लिया तो 16,650 तक जाएंगे और वहां रुकेंगे। तो 600-650 वहां आपके प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह बन सकती है। 3 बजे तक इंतजार करें 600 पार होता है या नहीं। नहीं होता है तब तक ठीक है, हो गया तो 650 तक जाने की संभावना है। ये क्योंकि ब्रॉड रेंज 500 से 600 की है डेटा के लिहाज से। 100 पॉइंट की रेंज में दोनों तरफ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट और कॉल में। तो कायदे से देखा जाए तो 16,600 के ऊपर जाना नहीं चाहिए हमें। 100 पॉइंट डाउ फ्यूचर जब नीचे, लेकिन फर्ज करें डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट जो नीचे 10-20 ही रह जाए नीचे या पॉजिटिव में आ जाए तो आप 16,650 आ सकते हैं। या घट के 125-150 पॉइंट हो जाए तो आप यहीं से यू टर्न ले लेंगे। सिंपल सी चीज ये, राइट। तो 600 के आसपास रुकावट कीजिएगा। बैंक निफ्टी 36,200 पर है आप, करेक्ट। 36,000 36,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ये 100 इस रेंज में आती खरीदारी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और दीप मजे की बात है कि 36,200 36,300 उतनी रुकावट की जगह है। 36,000 पे 80 लाख शेयर है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, 36,100 पर 50 लाख शेयर है, 36,200 पर 52 और 36,300 पर 58। सो 36,300 350 जो आज का हाई है वो पार वापस से नहीं होगा और 36,000 के नीचे आप नहीं जाएंगे, ये मानकर चल सकते हो। तो बेसिकली 36,000 36,300 के रेंज में बीचों बीच में आप 36,200 पर ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई खास ऊपर नीचे होने जैसा दिख नहीं रहा। डेटा एकदम बराबर पोजिशनिंग करके बैठे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। निफ्टी में 100 पॉइंट की रेंज पर और बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की रेंज में। सो आई थिंक अभी तो नहीं लगता कि हम पार करेंगे किसी और। हाँ।
चलिए, तो ये है इस समय की स्ट्रैटेजी। थोड़ी रेंज में अब रहेंगे, बट हाँ अच्छी मूव अभी आपको कुछ स्टॉक्स में आती हुई दिख रही है और स्टॉक स्पेसिफिक रोटेशन तो बाजार में दिख ही रहा है। आइए इसी तौर पर सिमी जी की एक और ट्रेडिंग कॉल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, अभी वापस एक कैश का ही स्टॉक रडार पर आया है और स्टॉक में ऑलरेडी स्टॉक एक 52 वीक हाई आज पार करने के लिए तैयार हो चुका है। जैसा ब्रेकआउट मैंने केपीआर मिल में देखा था, वैसा ही ब्रेकआउट केपीआर मिल का मेरा फर्स्ट टारगेट 610 था, अब 605 का हाई बना चुका है। जो भी है, ये जो स्टॉक है ये भी छोड़ने का नहीं है। बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक का नाम है सीजी पावर। सीजी पावर 219.65 के आसपास 52 वीक हाई है। क्रॉस करेगा तो सीधा जाके 240-250 के आसपास जाके सेटल करेगा। तो करंट लेवल अभी 217 के आसपास भाव है। 217 के आसपास ही मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ। 210 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस। टारगेट रहेगा 240 का पहला, 255 का दूसरा। देखिए नया 52 वीक आज बन चुका है, 220 का हाई बन चुका है। 255 के बाद ये स्टॉक सीधा 270, तीनों टारगेट्स मैंने दिया है 240, 55, 70। ये तीनों टारगेट्स के लिए सीजी पावर को खरीद कर चलिए। 210 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाइए। 210 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाएं और खरीदें सीजी पावर। 240, 255 और 270 के टारगेट के। सिमी जी धन्यवाद स्वीकार कर लीजिए किरण जी की तरफ से। जब भी आपको मिलेंगे दे देंगे वो अपनी तरफ से अलग से। अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, सुबह आज 10 की कमाई में उन्होंने भी इसी स्टॉक को आज ही रिकमेंड किया था, सीजी पावर को, और वो रिकमेंड किया 209 पर। तो वहाँ से एक अच्छा मूव दिखाने की कोशिश करता हुआ। आइए बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी स्पेशल पिक भी आने की तैयारी में, किसकी आएगी अभी नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, पहले बसिन साहब आ चुके हैं तो पहले उनसे मुलाकात कर ली जाए। बसिन साहब के लिए भी बोलो। बसिन साहब स्वागत है, नमस्कार सर। बताइए आउटलुक और अपडेट भी। आउटलुक आपके सामने अनिल जी। बाजार घटने को नाम नहीं लेता और अब आप उसमें रहने दीजिए कि कब मिलेगा नहीं मिलेगा, आप और मैं देखते रह जाएंगे। और बाजार में इतनी अंडर ओनरशिप और इतनी पेसिमिज्म है कि अच्छे शेयर अभी तो शुरुआत है। और आपने जैसे आईटी में देखा, अब आप मिड कैप में देखिए, कंजम्पशन स्टॉक में देखिए, फाइनेंस स्टॉक्स में देखिए, बहुत बड़ी तेजी मुझे दिख रही है और मुझे मिड कैप्स में बहुत आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। तो वही कायम है, 16,500 पार हो गया, 16,800, 17,000 तक ये बाजार रुकने नहीं वाला। तैयारी कर लो और अपने माल लेने की, जो भी डिप मिले। आज आपने सारा दिन देख लिया, कोई भी डिप आया माल लेने के लिए होता है। और अभी मैं कन्विंस्ड हूं कि ये रैली चलेगी। दीपक फर्टिलाइजर, यूपीएल, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, माइंड ट्री, एस्ट्रल, सब अपने अपने टारगेट हिट हो गए। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। तो देखिए अनिल जी, सबसे पहले लीजिए जिसका मैनेजमेंट सबसे ऑप्टिमिस्टिक है, एल&टी फाइनेंस। उन्होंने कहा है जो उनके जो रिटेल लोन्स हैं, दे आर सीइंग रोबस्ट बिजनेस। और यहाँ आपको याद होना चाहिए, द मैनेजमेंट इटसेल्फ हैज बॉट अ लॉट ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। रिस्क ऑन ट्रेड में 72 रुपए में भाव है। मुझे आप 69 का स्टॉप लॉस रखो, लेकिन 77.50 to 78 दिखता है एल&टी फाइनेंस। दूसरा बाय गुजरात गैस, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है और आप देख रहे हैं आज आई बिलीव नॉर्थस्टैम एंड जर्मनी में समझौता हो गया। सो गैस प्राइसेस आर हेडेड लोअर एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विल डू एक्सट्रीमली वेल। तो 450 में लीजिए गुजरात गैस, 440 का स्टॉप लॉस, 465 का टारगेट। और तीसरा होएगा कंजम्पशन इज द फ्लेवर, पीडीलाइट, 2350 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2300, टारगेट ऑफ 2450। ओके 2300 का स्टॉप लॉस, 2450 के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है खरीदारी। तीसरा स्टॉक है पीडीलाइट। तो 3 मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय, एल&टी फाइनेंस, गुजरात गैस और साथ ही साथ पीडीलाइट। धन्यवाद बसिन साहब, कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात 9:45 बजे। तब देखेंगे क्या कुछ एक्शन होता है। थोड़ी देर में आपके लिए एक स्पेशल पिक आने की तैयारी में, और स्पेशल पिक दे रहे हैं फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करने की के साथ मुदित जी। हाँ, मुदित जी बोला मैं आज बहुत दिनों बाद स्पेशल पिक देना चाहता हूँ। देते हैं सर। ठीक है, आ जाओ, आपका स्वागत है। तब तक आइए, कुछ और आपके लिए बेहतरीन कॉल्स आने की तैयारी में है, और बिगुल है हिमांशु जी के लिए। बताएं सर।
ऑप्शन खरीदनी है पीआई इंडस्ट्रीज की 3050 के स्ट्राइक की, 40 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं अनिल जी इसमें, 28 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 60 रुपए का और दूसरा टारगेट रहेगा 72 रुपए का। पीआई इंडस्ट्रीज की 3050 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है। अनिल जी पीआई इंडस्ट्रीज में अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो क्लियर कट एक बड़े चार्ट पर यहां पर भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है अनिल जी, जिसका मतलब ये है कि ये स्टॉक ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि बड़े लॉन्ग टर्म चार्ट्स में भी एक बड़ा रिवर्सल दिखाने की अब शुरुआत करता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर मुझे लगता है कि एक पोजिशनल नजरिया भी अगर किसी का है तो खरीदारी की शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि ये एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल चार्ट फॉर्मेशन होता है अनिल जी, और एज वी स्पीक यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट है ये यहाँ पर मटेरियलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म को ट्रेड करने के लिए 3050 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2 दिनों में ये 3120 3150 तक के टारगेट्स दिखा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये जो कॉल ऑप्शन है ये 72-75 रुपए तक के टारगेट्स दिखाते हुए नजर आएगी। तो यहां पर खरीदारी करने की राय पीआई इंडस्ट्रीज में। मोदी जी जुड़ेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ, तब तक आइए। GRM ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन्स, ये ज़रूरी होते हैं सारी ऑयल रिफाइनिंग कंपनियों के लिए, और उनके दम पर डिसाइड किया जाता है कि इनका मुनाफा कितना बनेगा। GRMs कमज़ोर हुए हैं, गिरे हैं सिंगापुर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ना, लुढ़क गए हैं, औंधे मुंह हो गए हैं, मतलब खत्म होने आए हैं। जो रिसर्च अभी आपके लिए आ रही वो आई ओपनर है कि क्या ऐसा भी हुआ है, मतलब इस लेवल से गिरे कि आप सोच नहीं सकते हो। तो आइए वरुण हमारे साथ है बताने के लिए। वरुण, क्या हो गया सिंगापुर के GRMs को? अनिल जी गए पूरे, ये GRM का ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन नहीं है, गया रिफाइनिंग मार्जिन पूरा रिफाइनिंग मार्जिन ही साफ हो गया इनका। क्या हुआ, क्या है, कैसे हुआ, कहाँ से कहाँ तक आया, जरा डिटेल्स में बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो आपको डिटेल बताता हूँ। आज अगर आप देखेंगे ना तो सिंगापुर GRM है करीब $3.9 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए $4 के आसपास। इसने हाई बनाया था अराउंड जून के आसपास, तब था करीब $33 के ऊपर का हाई जो है वो सिंगापुर GRM ने बनाया था। वहाँ से करीब 80% के आसपास की गिरावट जो है वो आ चुकी है। इनफैक्ट अगर आप एक पूरे क्वार्टर का देखेंगे तो Q123 में जो औसतम GRM थे वो करीब $21 के आसपास के थे, और अभी तो Q2 शुरू हुआ ही है जुलाई का महीना, और ऑलमोस्ट ये $8 के आसपास के एवरेज पे आ चुके हैं। और यहाँ से जिस तरह से गिरावट हो रही है, मुझे लगता है कि 5 या 4 या $3 के आसपास भी आ जाएंगे अगर आपके क्वार्टरली GRMs, तो आपको यहाँ पे सरप्राइज नहीं हो रहा है, इस तरह की गिरावट हो रही है। अब गिरावट क्यों हो रही है ये आप समझिए। देखिए बेसिकली होता क्या है, ये कंपनियाँ GRM कैलकुलेट कैसे करती है, जो प्रोडक्ट्स इनके निकलते हैं उसमें जो ये बेचते हैं जिस लेवल पे, उससे आप माइनस कर दीजिए आपका जो कच्चे तेल का दाम है वो। अब हुआ ये है कि जब कच्चे तेल का दाम आपको याद होगा ऑलमोस्ट मार्च के आसपास मेरे ख्याल से $140 के आसपास पहुंचा था, और तब भी ये लग रहा था कि शायद यहाँ से कच्चा तेल और बढ़ेगा, और उन हाई लेवल्स पे भी लगातार कंपनियां जो है वो कच्चा तेल बाय करते जा रही थी। उसके वजह से इनके पास इन्वेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो कच्चा तेल $100 के नीचे आ गया, यानी कि करीब $40 के आसपास, यानी कि 24-25% के आसपास की गिरावट जो है ये देखी गई। ये तो एक चीज़ थी, कच्चा तेल तो गिरते गया, और साथ ही साथ डिमांड के जो कंसर्न्स है वो भी निकल के आ रहे हैं। अभी आपने कुछ देर पहले नॉर्थ स्ट्रीम की बात की कि वो कैसे चालू हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट कच्चे तेल पे होगा। इसके अलावा यूएस में भी अगर आप देखेंगे तो इन्वेंट्री लेवल्स जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट जो है कच्चे तेल पे हुआ। इसके लिए कच्चे तेल के दामों ने फिर से रिबाउंड नहीं किया, तो जो इन्वेंट्रीज थी इनके पास काफ़ी हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी, और कहीं ना कहीं ये अब उसको पास ऑन नहीं कर पा रहे। इसके लिए जो है GRMs जो है वो लगातार गिरते जा रहे हैं, और यहाँ से और गिरावट का अंदाजा जो है वो GRMs पे। इनफैक्ट अगर आप देखते हैं तो Q2 FY22 में $3.7 के आसपास थे, उसके पहले अगर आप देखते ना तो $1-2 के आसपास ही थे GRMs, और वहाँ से ये जो कच्चा तेल बढ़ा था उसके कारण बढ़े थे। लेकिन अब ये इन्वेंट्री के कारण इनकी हालत ख़राब है, इसके लिए GRMs लगातार गिरते जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट खासकर अपस्ट्रीम कंपनीज पे होता है। आप $1 में अगर GRM में गिरावट आती है तो रिलायंस के अर्निंग्स पे 4 से 5% के आसपास का इम्पैक्ट आता है। MRPL, चेन्नई पेट्रोल के जो $1 अगर GRM घट गए तो रिलायंस की अर्निंग 4-5% घट सकती, घटती। तो कितने डॉलर घटे अनिल जी? अगर एवरेज देखेंगे क्वार्टर का एवरेज, मैं क्वार्टरली एवरेज की बात कर रहा हूँ। क्वार्टरली एवरेज पिछले क्वार्टर में $21 था, करेक्ट, ऑलमोस्ट $12 घट चुका, और तो 40-50% उड़ गया, तो 60% 50% इनकम कम हो जाएगी। हाँ, ये O2C बिजनेस जो है उनके वहाँ इम्पैक्ट होगा इसका। अच्छा, ऑयल टू कंज्यूमर, हाँ, ऑयल टू केमिकल,
ऑयल टू केमिकल, सॉरी, हाँ, उस कारोबार में ज्यादा इम्पैक्ट होगा इनको। तो वहाँ पे जो बेसिकली अनिल जी अगर पहले भी आप देखते हैं ना तो जीआरएम्स ऐसे ही लेवल पे रहते थे, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनको बेनिफिट होने लगा था। इसके लिए इनके रिजल्ट जो तोड़फोड़ आप देख रहे थे पिछले 1-2 क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन इसके बाद नहीं आएंगे, ये आखिरी है, खत्म हो रहा है, वो पीक आउट हो गया। कमाल है। जबकि अभी तो कच्चे नहीं, तो जनरली आप ये सोचते हो कच्चा तेल $110 है, $105 तो अच्छे होने चाहिए। लॉजिक तो वही बोलता है, आपने सोच भी नहीं सकते हैं। ये तो ऐसी रिसर्च है जो सोच भी नहीं सकते आप। हाई कॉस्ट इन्वेंट्री से यही इम्पैक्ट होता है, और ये इनके साथ तो जो लोग रिलायंस पे बहुत बुलिश है उनके लिए आई ओपनर है। वो तो है जी। अब वो क्या होगा, जब अगले क्वार्टर को डिस्काउंट करना शुरू करेंगे ना, तब ये समझ में आएगा कि अरे जीआरएम्स तो गए। 40 से 50 से 60% कमाई कम हो सकती है। अमेजिंग। तो चलिए, ये है आपके लिए रिलायंस के चार्ट्स पर राय ली जाए, और जैन साहब से रिलायंस के फंडामेंटली भी राय ले ली जाए। जैन साहब, पहले तो रिलायंस पे राय दीजिए, जिस तरह से जीआरएम्स कम होने का डर है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बात सही है। देखिए, इन्वेंट्री की वजह से जो नीचे आया, बट इन्होंने पास्ट क्वार्टर्स में कमाया भी है, और उसी का आज इम्पैक्ट अब वापस है। बट फिर भी रिलायंस को अगर आप देखें तो पीएसयूज जो है, उनकी जो जीआरएम्स है, उनकी जो एफिशिएंसी है, वो हमेशा कम रही है। और रिलायंस हमेशा जब टाइट भी सिनेरियो रहता था तो भी $9, $10, $11 के लगभग जीआरएम्स कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे थे उनके। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। लाइक इस मैनेजमेंट के ऊपर मुझे समाओ ये कॉन्फिडेंस है कि ये लोग चीजों को मैनेज करेंगे, ये लोग अपने इन्वेंट्री लॉसेस को कहीं ना कहीं हेज किए होंगे। इट्स नॉट दैट इजी कि ये लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं और हेजिंग नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं हेजिंग भी होगी, और किस तरीके से जीआरएम्स ये लोग मैनेज करेंगे वो रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। बाकी वरुण जी ने एक बात सही कही कि ये रिजल्ट तो अच्छे आएंगे ही, और तोड़फोड़ रिजल्ट इसकी वजह से भी आए कि जीआरएम्स अच्छे थे। बट अगेन आने वाले क्वार्टर्स में टाइट रहेगी सिचुएशन, बट स्टिल कंपनी कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ भाव को लेकर अगर बात करें तो डीमर्जर की न्यूज आ सकती है, जियो है, रिटेल है, और भी बहुत सारे अब जो बिजनेसेस, हालांकि ये कंपोनेंट हमेशा हायर ही रहेगा, बट स्टिल मुझे लगता है कि रिलायंस कहीं ना कहीं मैनेज करेगा इस चीज को। कहीं ना कहीं जीआरएम्स पे इनकी एफिशिएंसी की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। बाकी लेट्स सी, भाव में तो दिख ही रहा कि काफी टूटा इन दिनों में ऊपर के लेवल से, बट कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आसपास है। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा नेगेटिव, मेरा व्यू बहुत नेगेटिव नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस पर व्यू बनता हुआ। रिलायंस के अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पर इसका असर पड़ेगा, उस पर भी मैं वरुण से एक बार फिर से चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मोदी जी काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पर हैं, एक हाथ में फ़ोन है, दूसरे हाथ से काम कर रहे हैं बहुत देर से। तो चलिए, उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते, स्पेशल पिक का बिगुल मोदी जी के लिए। मोदी जी बताएं सर। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे चांस देने के लिए। और देखिए, पहले से थोड़ा 1-2 लाइन ये कहूँगा, अभी तक जी बिजनेस की जर्नी में मैंने 2 स्पेशल पिक दी हैं। सबसे पहली दी थी टोरेंट पावर, उसने बड़ा धमाल मचाया। दूसरी दी थी आईटीसी के लिए तो हम सब जानते हैं आज 300 के लेवल टेस्ट हुए हैं। अब जो तीसरी पिक दे रहा हूँ अनिल जी, मैं ये बोल सकता हूँ कि आईटीसी जैसा ही रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये काउंटर, अब यहाँ से बड़ा अपसाइड के लिए तैयार हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ आरती इंडस्ट्रीज। अनिल जी, छोड़ना नहीं है, इसको ओपनली बाय करना है। देखिए, ओपनली का मतलब आप कैश में बाय कीजिए, फ्यूचर बाय कीजिए, ऑप्शन बाय कीजिए, जैसे मर्जी वैसे बाय कीजिए। कोई अगर एक शेयर भी लेना चाहता है तो मैं यहाँ बोलता हूँ बोल्डली कि आप एक शेयर ही खरीद लीजिए, लेकिन इसको लेके रख लीजिए। सीधा यहाँ से 2 से 3 दिन के लिए 790 का टारगेट नजर आता है, जो भी 750 पर ट्रेड हो रहा है। 790 2 से 3 दिन का टारगेट। अगर 10 से 12 दिन का आप सेशन का आप टाइम देते हैं तो 840 तक के अपसाइड मूव आरती इंडस्ट्रीज में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 715 का। 820 तक के राइटर्स यहाँ पे पोजीशन कवर करते हुए नजर आए हैं। 750 वाला आप कॉल ऑप्शन भी लेकर चल सकते हैं, जो करीब 19 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसका पहला टारगेट 40 रुपए का होगा। अनिल जी, सीधे डबल के टारगेट है। पहला टारगेट 40 रुपए का होगा, दूसरा टारगेट 50 रुपए का रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 12 का। आप कैश में बाय कीजिए, फ्यूचर बाय कीजिए। स्टॉक के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। ईयरली लो के बाद स्टॉक में अपसाइड मूव देखने को मिला और 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन था, उसे फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। वीकली चार्ट पर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। ये सारी चीज इंडिकेट करती हैं स्टॉक बड़ा अपसाइड मूव दिखाएगा। 790 2 से 3 दिन के टारगेट, पोजीशनल टारगेट 830 840 के निकल कर आते हैं। तो ये है आपके लिए आरती इंडस्ट्री। 1 मिनट, जल्दी तो नहीं है मोदी जी आपको जाने की?
नहीं सर, मैं पूरे 3.5 तक फ्री हूँ। उसके बाद क्या कर रहे हैं? हम बाकी सारे लोग तो 3.5 के बाद फ्री होते हैं, आप 3.5 तक फ्री है। गजब है। मतलब जब आप ऑफिस में रहते तब फ्री रहते हैं, घर पे जाते तो काम बहुत होता होगा। ओके चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको इसलिए रोका है कि आरती इंडस्ट्रीज वाकई में मजबूत नजर आ रहा है, मेरे भी नज़र पे था, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, इनका जो फाइनल प्रोडक्ट है बेंजीन रिलेटेड, उसकी शॉर्टेज है अभी ग्लोबली, क्योंकि वो रशिया से बनता था, इस वजह से शॉर्टेज बहुत है। तो अभी हाल ही में 5-6% इसके दाम बढ़े हैं, और दूसरे की जो इनपुट कॉस्ट के लिए जो इनके जो प्रोडक्ट जो ये यूज़ करते हैं उनके दाम 12 से 15% घट गए। सो इनको डबल फायदा हो रहा है। सो फंडामेंटल मेरे रडार पे था, लेकिन क्या लिक्विड थोड़ा कम रहता है आरती इंडस्ट्री, इसलिए वो मैंने कहा छोड़ो, रिजल्ट सीजन भी है तो दिमाग नहीं लगाया। लेकिन जैसे अब उन्होंने स्पेशल पिक बोला तो मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ बात तो सही है एकदम, तो वैसा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्या टारगेट दिया आपने? 790, ये लो तैयारी उधर तक हुआ, तो बहुत सही वक्त पर अच्छा स्टॉक पकड़ा है उन्होंने। बिल्कुल, बात करते करते एक फ्रेश मूव भी आ रही है आरती इंडस्ट्रीज में इस समय, एक्शन में काउंटर। चलिए तो मुदत जी की जी मुदत जी बोलिए सर। अनिल जी देखिए, दीप गवाह है इस बात का। मैं 620 रुपए से 670 रुपए से मैं चीख रहा हूँ कि इस स्टॉक को आप छोड़िए मत। मुझे जब जब मौका मिला चैनल पे, मैं हर बार एक ही चीज बोलता था कि ये स्टॉक भागने के लिए तैयार है। और देखिए 790 के जो टारगेट हमने दिए, 780 की तैयारी तो अभी हो गई है। अनिल जी मैं फिर बोलता हूँ, किसी को एक शेयर भी लेना है, आप एक शेयर में आरती इंडस्ट्रीज लीजिए, लेकिन इसे छोड़िए मत। 830 840 के टारगेट बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ओके बढ़िया, 830 840 के टारगेट दीप गवाया। अच्छा, कभी भी अगर कोई आरती इंडस्ट्रीज मतलब मेरे अलावा कोई दूसरा एक्सपर्ट रिकमेंड करे तो उनको आप धन्यवाद बाद में दे देना जब भी हो। समझ तो गए होंगे मुझे जी आप? बिल्कुल क्या दो? थैंक यू सो मच। नहीं मजाक की बात है, मैं रिकमेंडेशन आप ही की है। हमें तो लगता है कहीं अगर कोई ले ली जाए, दीप जरा लैपटॉप पे हाथ रख के कहिए, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वो तो डेटा का कमाल है। तो चलिए, दीप के रिकॉर्ड में बिल्कुल आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर खरीदारी करने की राय दर्ज है इस वक्त। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बेहतरीन पिक देने के लिए हमारे एक्सपर्ट दर्शकों को। आइए रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस पर भी एक बार कर लिया जाए फोकस। जो वरुण बात कर ही रहे थे जीआरएम्स की, इसके कल आने वाले हैं नतीजे वरुण, एक बार जरा, क्योंकि आप कह रहे थे नतीजे तो इस बार के ठीक ठाक रहेंगे, अब आगे की डिस्काउंटिंग शुरू हो जाएगी, बट इस बार के जो नतीजे वो कैसे रहने वाले हैं? तो दीप, इस बार के नतीजे तो इस कंपनी के बहुत अच्छे आने वाले हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑयल टू केमिकल कारोबार जो है वहाँ प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। रिफाइनिंग थ्रूपुट जो है उसमें 8% की बढ़ोतरी है, वॉल्यूम्स अच्छे रहने वाले हैं, जीआरएम्स में बढ़ोतरी होगी, तो इसके चलते रेवेन्यू जो है उसमें 12-12.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। एबिटा जो है उसमें 35% के आसपास की बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी, 42,430 करोड़ के आसपास आने वाले हैं। मार्जिन्स में करीब 3% के आसपास का इजाफा होगा, 15.1% से बढ़ के 18.2%। मुनाफा भी करीब 25,700 करोड़ तक आ सकता है, पिछले क्वार्टर में 16,200 करोड़ के आसपास था। तो ओवरऑल नतीजे अच्छे रहेंगे और खासकर हेल्प मिलेगी कंपनी के ऑयल कारोबार से। लेकिन बाकी कारोबार में अगर आप देखेंगे ना, तो जियो का कारोबार इस बार आरपू जरूर बढ़ेंगे, 167 से बढ़ के 170 पे आएंगे, लेकिन बाकी जो पैरामीटर्स है ना टेलीकॉम में, वो शायद थोड़े दबाव में रह सकते हैं और रेवेन्यूज़ और एबिटा शायद दबाव में आ सकता है जियो में। दूसरा, कंपनी का जो रिटेल का कारोबार है वहाँ पे आय अच्छी बढ़ेगी, लेकिन मार्जिन शायद थोड़े बहुत दबाव में रह सकते हैं। तो इस बार जो संभालेगा कंपनी को वो कंपनी का ऑयल का कारोबार है। बाकी जो दो कारोबार है रिटेल और जियो, हो सकता है वहाँ पे मार्जिन फ्रंट पे खासकर आपको थोड़ा दबाव देखने मिले। तो ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पर आपको रखनी है नजर। मार्जिन फ्रंट पर थोड़ा दबाव यहां पर आपको आते हुए दिख सकता है और आगे की परफॉर्मेंस पर भी हमारी रहेगी नजर। चलिए, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस पर भी करेंगे फोकस। आइए कुछ और स्टॉक्स और कॉल्स जहां पर आपको करना चाहिए फोकस। केमिकल से जुड़े काउंटर्स पर आपको एक अच्छी मूव आई रही है, पीआई इंडस्ट्रीज और आरती दोनों ही आपको इस समय मूव करते हुए दिख रहे हैं। बट कुछ और काउंटर्स हैं। सीएट, जैन साहब जरा इस पर अपनी राय दें। नतीजों के बाद ये रिएक्ट कर रहा है और अभी थोड़ी देर पहले एक फ्रेश स्पाइक भी आते हुए दिखा था। जरा सीएट पर अपना व्यू दें और बाकी टायर काउंटर्स में भी एक्शन बन रहा है। 1250 पर आ गया इस समय सीएट सर। बिल्कुल बहुत जबरदस्त मूव आया और बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर था, और इस स्टॉक को मैंने जैन साहब के जेम्स भी रेकमेंड किया और अच्छा खासा अंडर परफॉर्मर था। बट अब नीचे के 900 के लेवल से जो ऊपर आए हैं, और देखिए ऑटो इंसुलेरीज भी चल रहे हैं और फिर रबर की प्राइसेस का भी इनको बेनिफिट मिल रहा है,
सो ऑल दी स्टॉक्स आर डूइंग वेल और मेरा जनरली गुडईयर टायर्स पे नजरें बनी हुई रहती है, सारे चले हुए एक बार। अब मैं यही कहूंगा कि अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत बेहतरीन नहीं है मार्केट में। थोड़ा सा अगर गिरावट आए तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाए। बाकी अभी भी फंडामेंटल्स बहुत सस्ते हैं। सीएट के एमआरएफ जो सबसे बड़ा स्टॉक है भाव के हिसाब से, वहां पे भी ध्यान दे सकते हैं। एक टीवीएस श्रीचक्र है, क्योंकि टीवीएस जिस तरीके से चल रहा है, टीवीएस के नंबर जिस तरीके से आ रहे हैं, तो उनकी सब्सिडियरी है जो कि एक्सक्लूसिवली काफी सप्लाई भी करती है, तो टीवीएस श्रीचक्र पे भी ध्यान रख सकते हैं। बट ओवरऑल एक चीज ये क्लियर है कि बहुत बड़ा मूव आया है, तो बाय ऑन डिप्स इन स्टैगर्ड मैनर, नहीं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेंज हो जाएंगे फॉर ट्रेडर्स। बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स स्टैगर्ड मैनर में करें, बट रिस्क रिवॉर्ड फिर भी फेवरेबल आपके हो सकता है। टायर स्टॉक्स पर रखिए नजर, एक्शन में आ सकता है। आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, भेल में बाय करना है बीटीएसटी। बहुत महीनों के बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, जो वॉल्यूम से ये निकल रहा है। अभी 52, 75 का करंट भाव है। सिर्फ 70 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। अगर 52 के नीचे जाता है काट लीजिए, और ऊपर में 56 का टारगेट जो कि 3-3.5 रुपए है यहाँ से, तो 70 पैसे रिस्क का 3.5 रुपए 1:3 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है। मुझे लगता है कल 56 के टारगेट्स आने चाहिए। ओके, तो 56 के टारगेट्स के लिए बीएचएल पर करें खरीदारी। अभी सुमित जी भी 54 और 56 के टारगेट्स की बात कर रहे थे। स्टॉप लॉस कहां रखना है वागले साहब? दीपांशु 52 के नीचे 10 पैसे। ओके, तो 52, 51.9 के ऊपर आप रखिए स्टॉप लॉस, और यहां से आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। BHEL सुमित जी को भी है पसंद। चलते हैं वापस हिमांशु जी के पास, एक और कॉल है उनकी तैयार। हिटमैन हिमांशु, बताएं हिमांशु जी। दीपांशु, जबरदस्त ब्रेकआउट आया है आज टाटा कम्युनिकेशन में नंबर्स के बाद। तो यहां पर खरीदनी है 1060 के इन द मनी के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन, जो कि 36 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है 27 रुपए का, टारगेट रहेगा 52 रुपए का और 60 रुपए का। टाटा कम्युनिकेशन की इन द मनी की 1060 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट रहेगा यहाँ पर 48 रुपए का, और दूसरा टारगेट रहेगा 52 रुपए का। देखिए, टाटा कम्युनिकेशन में एक जबरदस्त यहाँ पर आज ब्रेकआउट देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर वॉल्यूम्स के साथ आज खरीदारी है, ये स्टॉक कल 1100 से 1120 रुपए तक के पोटेंशियल, मुझे लगता है कि टारगेट दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन की 1060 की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके, टाटा कम्युनिकेशंस 10% के वायदा कारोबार के सर्किट पर भी है, और अनिल जी इसका एक श्रेय तो आपको भी जाता है सर। आज सुबह जब हम नतीजों की बात कर रहे थे, तो आपने कहा था कि इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया मौका बन सकता है इस पर। Correct. और वर्स्ट सीम्स टू बी ओवर, अपने 100%, इसमें कोई डाउट नहीं दीप। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि 10% का ऊपरी सर्किट लगा देगा, ये नहीं सोचा था। इतना भाग्य मेरे को लग रहा था 4-5% तक जितना बन सकता है। लेकिन अच्छा है कि आज जिस तरह से रिजल्ट्स की हमने बात की, कई सारे स्टॉक सेक्शन में, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कि QIP है तो गिरेगा नहीं। अगर ये QIP नहीं होता तो शायद नतीजों के दम पर थोड़ा एक बार नीचे आ ही जाता है। तो ये 10% ये बढ़ गया। तो ऐसा लग रहा है कि चलो थोड़ा रिजल्ट पे फोकस करके मॉर्निंग में हम कोशिश करेंगे थोड़ी स्टॉक्स पर भी चर्चा की जाए। कोई खबर वाले हो गए या स्टॉक्स हो गए, जैसे सुबह GRMs का लग रहा था, तो हमने और उनको बोला कि GRM से आप रिसर्च डिटेल में तैयार करो, देखो कि क्या कुछ हो सकता है। तो थोड़ा ट्रेडिंग के लिहाज से, थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, प्री पोस्ट रिजल्ट थोड़ा कोशिश करेंगे हमारी कमेंट्री में सुबह स्टॉक्स भी शामिल करने की। एब्सोल्युटली सर, स्टॉक का फोकस पूरा बना रहेगा। और आज जिन नतीजों पर बात करी थी वो तो सारे एक्शन में आ रहे हैं, स्पेशली टाटा कॉम जो इस समय वायदा कारोबार के सर्किट पर है, पर कल का काम आज ही करने के लिए तैयार है राकेश जी, कुणाल जी। आइए चलते हैं उनके पास। बिगुल पिक ऑफ द डे। बताएं सर। देखिए, कॉफी ठंडी होने से पहले आ जाने के लिए दीप आपका और अनिल जी आपका धन्यवाद। तो हमारी खरीदारी की राय है एक मिनट कुणाल जी, ये तो दीप थे इसलिए जल्दी आ गए। अगर मैं होता तो बहुत लेटा था। पूछी क्यों? क्यों अनिल जी? गर्म कॉफी सस्ती होती है, कोल्ड कॉफी महंगी होती है।
सोचा बहुत बढ़िया। अब बताएं सर, जल्दी आने के लिए दीप का धन्यवाद। कॉफी, गर्म कॉफी कोल्ड कॉफी ना बने, कोल्ड कॉफी। मजे की बात देखो, लेट होने पे गर्म कॉफी कोल्ड हो जाती है, कोल्ड कॉफी गर्म हो जाती है। ये तो कुदरत का खेल है। बताइए सर, आपकी वाली कौन सी कॉफी है? अनिल जी देखिए, हमारी कॉफी है टाटा कॉफी, लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले अनिल जी एक आपको अपडेट दे देता हूं। कल मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में एजिस लॉजिस्टिक्स पर खरीदारी की राय दी थी, जो कि अभी 16% ऊपर है आज। हालांकि हमारी खरीदारी की राय मध्यम से लंबी अवधि के लिए थी, लेकिन जबरदस्त मूव उसमें देखने को मिल रहा है। तो अब हमारी खरीदारी की राय अनिल जी कल के लिए है टाटा कॉफी में, और जबरदस्त मूव यहां पर आता हुआ दिख रहा है। चार्ट बहुत स्ट्रांग है, टाटा कॉफी में एक डबल बॉटम पैटर्न बना है, नीचे स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, और कंजम्पशन एफएमसीजी के स्टॉक्स में वापस से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो इन स्तरों पर टाटा कॉफी में खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इन स्तरों पर टाटा कॉफी में खरीदारी की राय है। 217 217 का स्टॉप लॉस लगाना है। 233 233 पहला टारगेट है, 240 दूसरा टारगेट है, और टाटा कॉफी है हमारा पिक ऑफ द डे। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कॉफी, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। टाटा कम्युनिकेशंस और टाटा कॉफी बैक टू बैक आपके लिए कॉल्स आती दिख रही हैं। टाटा कम्युनिकेशंस हिमांशु जी की पिक, और टाटा कॉफी कल के लिए राकेश। नहीं, एक मिनट, इसमें स्टॉप लॉस मैं इसलिए रुक गया। स्टॉप लॉस 270 का थोड़ी होगा। कुणाल जी, टाटा कॉफी का स्टॉप लॉस क्या है? 217 अनिल जी, 217। हाँ, ठीक है। 217, 17 और 70 में थोड़ा सा वो सुनने में आएगा। 17 और 70, एक तो इतने शब्द आराम से अलग अलग रखते थे। ओ, 16,600 पार हो गया इस बीच, क्या बात है। 16,600 के पार निकलता हुआ निफ्टी इस वक्त आपके सामने डे हाई पर आ चुका है, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी देखिए 36,200 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर वो दोनों में ही बढ़िया मजबूती आखिरी आधे घंटे में जाने के पहले बनती हुई दिख रही है इस वक्त। बिल्कुल सर। कुशल भी आ गए हैं सर, और करते हैं उनसे बात, थोड़े नंबर्स की बात। बिल्कुल। काफी सारे नंबर्स आ रहे हैं, उस पर जानना भी है। कुछ अनुमान भी कुशल लेकर आए हैं। कल आने वाले हैं अल्ट्राटेक के नतीजे, आइए एक बार जान लेते हैं कुशल से। कुशल, दिग्गज है, बताएं अल्ट्राटेक कैसे रहेंगे नतीजे? बिल्कुल, रेवेन्यू फ्रंट पर तो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम करीब 12 से 15% हम बढ़ने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं, जिस वजह से कंपनी की आय लगभग 22% बढ़कर 14,422 करोड़ पर रह सकती है। इनफैक्ट कंपनी की एबिटा लेवल पर भी अच्छी बढ़ोतरी, इनफैक्ट माफ़ कीजिएगा, गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से कच्चे माल की कीमत बढ़ी है, उस वजह से यहाँ पर इनकी मार्जिन्स में करीब 28% पिछले साल थी, अब 19.1% का हमारा एक्सपेक्टेशन है। और एबिटा लेवल पर भी 3307 करोड़ पिछले साल था, और अब 2716 करोड़ पर यह आंकड़ा जा सकता है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हम एबिटा लेवल पर देख सकते हैं। हालांकि मुनाफा अगर आप देखिए तो वो रिलेटिवली यहाँ पर अंडर परफॉर्म करता हुआ ज़्यादा नजर आएगा। करीबन 22% की गिरावट के साथ 1320 करोड़ पर ये रहने का अनुमान है। तो डेफिनेटली अगर आप टॉप लाइन देखेंगे तो वो तो बेहतर है, पर अगेन अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीचे जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट और साथ ही मार्जिन्स, इस पर दबाव साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए अल्ट्राटेक, जिस पर रखनी है आपको नजर। कल आएंगे इसके नतीजे। सीमेंट स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में थोड़ा एक्शन जरूर बना था, अब इस पर भी है हमारा फोकस। पर आइए, फोकस है सिमी जी की कॉल पर, और बिगुल उनके लिए सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी, क्योंकि सुबह से कई सारे कॉल्स दिए हैं और सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। पहले तो सुबह मैंने टाटा कम्युनिकेशन दिया था, 10% सर्किट लग गया, मैंने सुबह दिया था। उसके बाद मैंने बलरामपुर चीनी भी दिया था, वो भी चला था। 11 बजे का शो में 2 कॉल दिया था, ऑन मोबाइल दिया था और दिया था हैप्पीएस्ट माइंड्स, दोनों ही चला। अभी क्लोजिंग टाइम का शो में पहले दिया था क्या, केपीआर मिल्स 600 के ऊपर आ गया। उसके बाद मैंने दिया था कोरोमंडल डे हाई के आसपास है। उसके बाद मैंने अभी अभी जो दिया है सीजी पावर, वो भी डे हाई के आसपास है, नया 52 वीक हाई बन चुका है। अभी मैं जो देने जा रही हूँ वो है एक केमिकल शेयर, मुदित ने अभी अभी देके गया, आरती इंडस्ट्रीज, उससे पहले हिमांशु ने भी दिया था पीआई इंडस्ट्रीज। अभी मेरा रडार पे जो है वो है दीपक नाइट्राइट, यहाँ पे मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ। मैं कैश का ही लेवल्स दे रही हूँ 1830-35 के आसपास। ये अगर आज 1850 का लेवल क्रॉस करता है तो कल ये मेरा पिक ऑफ द डे होगा।
1850 के ऊपर इसमें एक महीने का ब्रेकआउट, ह्यूज ब्रेकआउट आएगा और मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ ब्रेकआउट आना चाहिए, क्योंकि मुदित और हिमांशु, मुदित तो आरती इंडस्ट्रीज में बहुत बढ़िया सा मूवमेंट आ गया, मुझे लगता है कि अगर उसमें आया है तो इसमें भी आना चाहिए। ब्रेकआउट आज ही आएगा, मंथली ब्रेकआउट होगा। 1850 के ऊपर दीपक नाइट्राइट को मैं खरीदने का कल का सलाह दूंगी। मैं आज तो 1850 के ऊपर नजर रख रही हूँ, क्योंकि क्लोजिंग मुझे 1850 के ऊपर चाहिए कल का पीक ऑफ द डे करने के लिए। अगर ये 1850 के ऊपर जाता है तो कल का ये इसका पहला टारगेट होगा 1900 और उसके बाद 1930। ये दो टारगेट्स के लिए पीक ऑफ द डे होगा दीपक नाइट्राइट। तो आज के लिए मेरा टारगेट्स होगा पहले 1850, उसके बाद 1900, उसके बाद 1930। ये तीनों टारगेट्स के लिए दीपक नाइट्राइट को खरीद कर चलिए। और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस तो देना पड़ेगा। स्टॉप लॉस मैं क्या दूं? अभी 1850 हो गया है, चलो मेरा पहला जो नजर में आया था, जो लेवल मेरा था वो डन हो चुका है। मैंने 1830-35 के आसपास दिया था कॉल, 1820 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। सिमी जी टारगेट तो आ गया, अब थोड़ा टारगेट रिवीजन भी करिए इसका। पहला टारगेट तो आ भी गया आपका। रिवीजन तो 1850 के ऊपर मेरा दूसरा टारगेट दीपांशु 1900 से पहले कोई टारगेट नहीं है। ओके तो ये क्योंकि जितना बढ़िया मोमेंटम केमिकल शेयर्स में आया है, मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट आज ही आएगा और मंथली ब्रेकआउट है, छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब मैसिव रैली यहाँ से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 1860 का भाव है अभी। ओके तो बड़े मूव आ रही है। सिमी जी का आज दिन बन रहा है अनिल जी, वैसे बात तो सही उनकी। टाटा कम्युनिकेशन सुबह सिमी जी ने 1035 पर रेकमेंड किया था, 1085 और फिर 1120 के टारगेट। सिमी जी कल मॉर्निंग में भी है आप शो में? जी हाँ अनिल जी। अच्छा तो कल सुबह वो पिक ऑफ द डे का लेवल बता दो ना जरा अभी से। आपने बोला ना 1850 आप बताइए मेरे लिए। हाँ आप बताइए मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो नहीं, आपने बोला ना 1850 के ऊपर बंद होगा, 1850 के ऊपर बंद होगा तो कल मेरा पिक ऑफ द डे भी दीपक नाइट्राइट तो हो रहा है। तो अभी से बता दो, हम सुबह पूछेंगे नहीं आपको। पिक ऑफ द डे कल दीपक नाइट्राइट ही होगा। हाँ। और इसमें क्या है ना अनिल जी, इसमें डाउनसाइड है ही नहीं। इतना बढ़िया सा स्टॉक है, इतना बढ़िया सा कंपनी है। स्टॉक में मार्केट में करेक्शन था, इसमें करेक्शन था, इसके बाद इसका प्लांट में एक आग लग गया था, उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट में स्टॉक एकदम नीचे पड़ा हुआ था। आज बहुत दिनों के बाद एक वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिला है और आज का मार्केट ही ऐसा है अनिल जी। अब तो मुझे लग रहा है कि ये बुल मार्केट कमबैक कर चुका है। तो अभी जो भी दे रही हूँ सारे सब स्टॉक चल रहा है और इसमें तो फंडामेंटल्स भी साथ में है। और मुझे ये भी याद है जिस दिन दीपक नाइट्राइट में वो प्लांट में आग लगने का बातचीत हो रहा था, उस दिन जी में ये आप लोग जब डिस्कस कर रहे थे, सिद्धार्थ ने आया था और सिद्धार्थ ने कहा कि ये शायद उतना खराब नहीं होगा, ये अल्टीमेटली पोर्टफोलियो में रखने जैसा है। करंट लेवल से भी सिद्धार्थ ने रिकमेंडेशन बाई का ही दिया था, वो मुझे अभी भी याद है। तो फंडामेंटल सपोर्ट भी मिल गया मुझे। और आज मुदीत का और हिमांशु का उससे पहले केमिकल सेक्टर में बाजिंग का मैंने देख लिया, तो ये तो चलना ही है। अब देखिए 1885 का भाव आ चुका है, 1900 का भी टारगेट, कल का टारगेट आज ही हासिल हो जाए तो बढ़िया। तो आपको किसी को धन्यवाद देना है इसके लिए? सबको दे दिया। अरे वो सारे मेरे से छोटे हैं, प्रणाम तो नहीं कर सकती हूँ, पर धन्यवाद। तो कोई तो बड़ा भी होगा। मुदीत का और हिमांशु का नाम लिया, सारे छोटे धन्यवाद नहीं है। सारे छोटे, कोई तो बड़ा भी होगा। ओ वागले जी कोई केमिकल दिया, मैंने सुना नहीं है। जाने तो वागले साहब की क्लास लग रही है, जाने दीजिए। ओके सिमी जी ने बोला, हमने नहीं बोला। वागले साहब सीनियर, आपको सिमी जी ने बोला, हमने कुछ नहीं बोला। जी वागले साहब। नहीं अनिल जी, मेरी सिमी जी से रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ रिलेशन में रहे, कुणाल जी के तक ही देखे, उसके बाहर न देखे। चलिए बहुत ही बढ़िया। स्टॉक्स में है भरपूर एक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं। और 16,600 के पार निकलता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी अब 36,200 के करीब पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। भरपूर एक्शन के साथ बाजार आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सुमित जी तैयार है बिल्कुल उनके लिए, सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। दीपांशु, लास्ट 2-3 दिनों से सीमेंट सेक्टर के ऊपर बात चल रहा है और सीमेंट सेक्टर मजबूत लग रहा है। तो जो सीमेंट सेक्टर का स्टॉक मेरे रडार पे है, उसका भाव चल रहा है 180 रुपीज 10 पैसा। स्टॉक का नाम है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट के अंदर खरीदारी करें। इंडिया सीमेंट यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। ये स्टॉक वैसे भी पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है और अभी कल का हाई ब्रेक कर रहा है और रिसेंट के मई के हाई के ऊपर ये स्टॉक अभी आ चुका है। मेरे को लग रहा है कि इंडिया सीमेंट के अंदर यहां से ऊपर में 185 रुपए से लेके 190 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो ट्रेडिंग के लिहाज से सपोर्ट है 175, 176 के पास है।
तो 175 176 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के इंडिया सीमेंट में यहाँ पे खरीदारी करें। जस्ट अभी कल का हाई निकल रहा है, ये स्टॉक यहाँ से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है, जिसमें पहला टारगेट बनेगा 185 का, दूसरा टारगेट बनेगा 190 रुपए का। खरीदारी करें इंडिया सीमेंट। तो ये है आपके लिए इंडिया सीमेंट्स, जहां पर आपको रखनी है नजर 185 और 190 के टारगेट के लिए। अभी अल्ट्राटेक के हम बारे में बात कर ही रहे थे, कल आने वाले उसके नतीजे। अब इंडिया सीमेंट्स यहां पर भी आपको एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए। कैश का ऑप्शन, आइए जुड़ रहे हैं हमारे साथ जय ठक्कर। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। डेज हाई पर बाजार आते हुए दिख रहे हैं, 16,600 के पार कन्विंसिंगली अब निफ्टी जा रहा है। और आप बात भी कर रहे थे सुबह कॉल ऑप्शन खरीदने की, अपडेट भी दीजिए और स्ट्रैटेजी अब क्या है ये भी बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। जी बिल्कुल 16,600 टेस्ट होना चाहिए था, ऐसे हमारा एक्सपेक्टेशन था, वो हुआ। 2-3 दफे बाद से रिवर्स भी हुआ एंड फाइनली अभी टेक ऑफ होते हुए नजर आ रहा है। जो हमारा टारगेट से तो हासिल हो चुके हैं, वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे दी गई थी और ये भी कहा था कि स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए अगर आपको ट्रेड में बने रहना है तो, इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ टारगेट और टारगेट हासिल हुए है। अब फ्रेश रिकमेंडेशन जो मेरा है वो है 16,600 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में। ऑब्वियसली 28 जुलाई की एक्सपायरी का 136 ये 136 पर ट्रेड कर रहा है अभी, तो 136 पर खरीदे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 93 का दीपांशु। सो 93 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदे 16,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन में, इसे एट द मनी मानूंगा। सो ये लेकर चले आप, और जो हिसाब से 16,600 लेवल्स निकल रहे, दैट इज वेरी गुड एंड आई वुड से कि यहाँ से लगभग दैट क्लियरली इंडिकेट्स के जो हमारा पहले व्यू था कि 16,700 750 ये लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। नाउ इवेंचुअली इट सीम्स दैट वन कैन सी दैट गोइंग फॉरवर्ड। सो मेरे टारगेट्स वही है, 16,750 तक निफ्टी जा सकता है। सो आप इसको 93 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे। पहला टारगेट दीपांशु जो यहाँ पे निकल रहा है वो है 183 का एंड सेकंड टारगेट इज 207। सो 183 207 ये दो टारगेट्स के लिए आपको ये 16,600 के स्ट्राइक का कॉल खरीदना है। ऑब्वियसली एक भी चीज है कि आपका इमीडिएट लेवल्स पर जो अभी बेस बना हुआ है, या तो मैं कहूंगा कि शिफ्ट हो चुका है, वो 16,500 पर है। सो आप अगर देखें तो ऊपर में लगभग और 150 पॉइंट की जगह यहाँ से 16,750 770 तक भी जाता है तो। एंड डाउनसाइड में पहला जो इमीडिएट सपोर्ट है अभी वो तो 16,600 ही है, इवन फॉर दिस लास्ट 10-15 मिनट्स। बट देन इवेंचुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि 16,500 शुड एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड। जब तक वो होल्ड किए हुए है तो यहाँ से ही सीधा हमें 16,750 तक देखने मिल सकता है निफ्टी। फेलिंग टू डू सो एक रेंज बाउंड मार्केट फिर से वापस देखने मिलेगा। सो अगर 16,500 ब्रेक किया तो आपको एक रेंज में आते हुए देखने मिलेगा निफ्टी 16,600 से लेके मे बी 16,400-300 के रेंज में। अदरवाइज ये कंटिन्यू करेगा अपना अपट्रेंड। तो ये है आपके लिए निफ्टी 16,600 की कॉल खरीदने की राय 136 के लेवल पर अगले हफ्ते की जो अब मंथली एक्सपायरी होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। जय का कन्विक्शन बढ़ रहा है। आज सुबह भी उन्होंने आज ही की एक्सपायरी के लिए कॉल ऑप्शन खरीदवाया था, अब अगले हफ्ते की एक्सपायरी के लिए कॉल ऑप्शन जय की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। पर आइए बाजार डेज हाई पर है, ले लेते हैं अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर एक्शन सुस्ती वाला है, डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है, कहीं नहीं जा रहे हैं इस समय। 7-8 पॉइंट नीचे आपको दिख रहे हैं। नैस्डैक थोड़ा अब ज्यादा गिरते हुए, नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट हो गए। डाउ फ्यूचर्स आपको करीब 100 पॉइंट नीचे इस समय दिखेंगे। कुछ ज्यादा एक्शन वहां पर नहीं हो रहा है। यूरोप के बाजारों में भी आपको करीब आधे % की सुस्ती दिख रही है। ज्यादा एक्शन कच्चे तेल में है, जहां पर आप वीकनेस इस समय बनते हुए देख रहे हैं। और अच्छी बात है, कच्चा तेल कूल ऑफ हुआ है, सोना काफी तेजी से कूल ऑफ हुआ है, वहां पर भी रखनी है नजर। इनफैक्ट अब 103 के नीचे ब्रेंट चला गया, तो रशिया से ये जो सप्लाईज वापस शुरू है नेचुरल गैस के, उसकी वजह से ऑयल एंड गैस दोनों पर आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। बताएं सर क्या करना है? तेजी के साथ बने रहना दीप। फिलहाल कोई ऐसा कारण है नहीं कि जिसकी वजह से आप ये सोचें कि ब्रेक लगेगा। और सिंपल सी चीज़ ये है कि इस तरह की तेजी में दिन के हाई पर बाजार कुछ अहम लेवल के आसपास बंद हो रहे हो तो आपके पास तरीका एक ही है, तेजी की पोजीशन को बरकरार रखने का, और ये सोच के बरकरार रखने का कि 100 से 150 पॉइंट नीचे खुला तो मैं और लूंगा। पिछले 3 दिन से इस फॉर्मूला पे चल रहे हैं कि डरना मत। देखो डाउ क्या होगा वो तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक दिन बढ़ा, एक दिन घटा, एक दिन बढ़ा, एक दिन सुस्त। अब आज सुस्त है, चुस्त है, पता नहीं, ऊपर है, नीचे है, पता नहीं। तो जब पता नहीं का जवाब अपने पास है नहीं, 80 पॉइंट नीचे, 80 पॉइंट में तो ज़्यादा कुछ होना भी नहीं, ये तो हमें पता ही है। समझो 200-250-300 पॉइंट नीचे हो जाए फॉर एग्जाम्पल डाउ, तो क्या होगा? आप 16,500 16,475 खुलेंगे, ले लेना, करेक्ट। और नहीं तो आपकी लॉन्ग पोजीशन है ही। और समझो
मजबूत खुल गया तो आपके मजे ही मजे में। तब आपको 30 मई के लेवल की तरफ माफ करना दी, 30 मई का लेवल है 16,661 का निफ्टी का क्लोजिंग और 16,793 क्लोजिंग, यानी कि इंट्राडे, यानी कि आपको 16,650 से 16,650 675 से लेके 16,775 800 तक की यात्रा करनी। ब्रॉडली 16,650 से 800 मान लीजिए, इस 150 पॉइंट का अपना टारगेट है, याद है हमने उस दिन भी बात कर रहे थे कि अब ये 200 से 300 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ, इसका अगला टारगेट 650 से 800 का बनता है, लगभग वहां पहुंच रहा है। और बैंक निफ्टी का टारगेट 36 से 100 के आसपास जो बन रहा था, 36 से 100 पहुंच चुका है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 36,083 का जो इंटरडे हाई था उसके भी ऊपर। तो आज बैंक निफ्टी ने बड़ा ब्रेकआउट दिया, निफ्टी से भी बड़ा ब्रेकआउट अब आज बैंक निफ्टी पे आया है, क्योंकि 36,083 के ऊपर निकल के टिका है, बंद भी हो गया। कल खाली एक बार निकला था, बंद नहीं हुआ, आज उसके ऊपर बंद भी हो गया। तो मई से बाद के जून जुलाई के हाईएस्ट लेवल पे इस वक्त बाजार आ गए बैंक निफ्टी पर। सो बैंक निफ्टी मुझे लगता है यहां से भी और जोर से आगे भागने को तैयार है। निफ्टी भी मजबूत है, 16,650 16,700 तक की 800 तक की यात्रा करेगा, तो 650 तो आ ही गया लगभग, ये समझ लीजिए, और 800 के ऊपर और जाने को तैयार। तो आपकी लॉन्ग पोजीशन है, बिल्कुल बरकरार रखें। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और खरीद सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो आपको रखना है नीचे की तरफ वो 16,500 के पुट के तौर पर रख लीजिए, और बैंक निफ्टी पर 36,000 के पुट के तौर पर रख लीजिए अपनी हेजिंग के लिहाज से, अगर करना चाहें तो। ओके, अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये है आपके लिए इस समय के सारे लेवल्स। थोड़ा आप एक हेज जरूर बना के रखें, इस बाजार में हेज बनाना जरूरी है, बट अदरवाइज अच्छा माहौल है, अच्छा मोमेंटम, अच्छे लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो रही है। आइए क्लोजिंग से पहले बैन से बेनिफिट ये जान लेते हैं आशीष के साथ। आशीष बताएं, डेल्टा कॉप तो बना हुआ है काफी टाइम से, कुछ और बदलाव होगा, कोई जोड़ी देने आ रहा है इसे, या ये बाहर निकलेगा? कंपनी देने आ रहा है, आरबीएल बैंक है यहाँ पर। देखिए पोजीशंस काफी तेजी से बढ़ी हैं, कल 87% थी, अब 100% है, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। तो अब डेल्टा कॉप के साथ आरबीएल बैंक भी आपको जो है बैन लिस्ट में नजर आएगा। ओके, तो डेल्टा तो बना रहेगा और आरबीएल अब आने वाला है बैन लिस्ट में। इस सीरीज में एक्चुअली बहुत कम हुए हैं, आई थिंक पूरी सीरीज में सिर्फ एक डेल्टा ही आया है जो बैन में रहा है, और अब आप देख रहे हैं जब आखिरी हफ्ते में हम जा रहे हैं तो आरबीएल आने वाला है। दीप, एक स्टॉक और मेरे रडार पे आ रहा है, जो जरा एक बार मैं सिमी जी से राय लेना चाहता हूँ। सिमी जी आज थोड़ी ज़्यादा ही जरूरत से ज़्यादा बुलिश हो रही हैं सारे फर्टिलाइजर और केमिकल स्टॉक्स पे। तो सिमी जी जरा एक बार जेएनएफसी का भी चार्ट देखिए, जरा इसके चार्ट पे नजर डालिए, क्योंकि जेएनएफसी में भी जो जर्मनी में वो बासफ का प्लांट वगैरह बंद हुआ, जिसकी वजह से टीडीआई के प्राइसेस वगैरह बढ़े हैं, जिसका फायदा काफी कुछ आरती इंडस्ट्रीज को भी मिला है, जीएनएससी को भी उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो एक बार जरा इसके चार्ट देखिए, क्या इस पे भी इंटरेस्टिंग कुछ डेवलपमेंट है? देखिए अनिल जी, लास्ट वीक मैंने जेएनएफसी का बाय कॉल दिया था और बीटीएसटी करवाया था, सेम डे इसमें परफॉर्मेंस था, और उसके बाद से ये कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा है। ये भी स्टॉक ऐसा है कि मैंने कोरोमंडल दिया था, और जिस दिन मैंने जीएनएफसी दिया था उस दिन मैंने साथ साथ चंबल फर्टिलाइजर भी दिया था। पूरा सेक्टर चल रहा है, और जेएनएफसी का चार्ट में बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है कि 700 का मिनिमम टारगेट, 690 से 700, यही इसका पड़ाव है, जो कि मुझे लगता है कि ये जून महीने का, 1 जून 695 का हाई है। 700 सिर्फ क्रॉस हो जाने दीजिए, या यहाँ से जो मोमेंटम इसने एक्वायर किया है 700 का, तो बहुत जल्दी क्रॉस हो जाना चाहिए। 700 क्रॉस होगा तो स्टॉक धीरे धीरे 740 तक बिना मतलब कोई रुकावट के जाने के लिए तैयार हो जाएगा, वो फ्रेश ब्रेकआउट होगा। अभी ऑलरेडी स्टॉक बाजिंग है, और आज 675 के ऊपर 695 से 710 का टारगेट, 710 क्रॉस हो जाएगा तो 740 755। मार्केट अब जब बुलिश है तो बड़े बड़े टारगेट देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अनिल जी। मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में उठा के रखिए, 755 तक का रैली देखने को मिलना चाहिए। 755 तक की, वाह, आज तो सिमी जी मूड में पूरे, टारगेट भी कोई छोटे मोटे नहीं, सब बड़े बड़े 755 के टारगेट। समय कम है, कुछ बिगुल है, जल्दी से जय का जैकपॉट। जय बताइए। जी अले जी, बिल्कुल अले जी, मुझे बीपीसीएल काफी पसंद आ रहा है, इसमें बहुत ही बढ़िया पैटर्न फॉर्म हुई है। तो पहले मैं कॉल बता देता हूँ, इसका 325 के स्ट्राइक का आप कॉल ऑप्शन खरीदे, जो आपको अभी मिलेगा ₹2.85 पे, ₹2.85 पर इसको खरीदे। स्टॉप लॉस अनिल जी आप लगाए ₹1.15 का, सो 2.85 पर खरीदे, 1.15 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट अनिल जी जो इसका निकल कर आ रहा है वो 7.5 का है, एंड दूसरा टारगेट बनेगा इसका लगभग ₹9 का, तो 7.5 और 9 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे बीपीसीएल का 320। तो जय, मैं आपसे डिटेल नहीं ले रहा हूँ, टारगेट स्टॉप लॉस ले लिए, जल्दी से सुमित जी का कॉल ले लेते। सुमित जी बताइए।
अनिल जी मेरा बाय साइड का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 100 रुपया, स्टॉक का नाम है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल 1.5 महीने के बाद 3 डिजिट में आया है, ये स्टॉक में खरीदारी करें, 1-2 दिनों के अंदर ही 5 से 7% का मूव ऊपर की तरफ एबी कैपिटल में देखने को मिल सकता है। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है 96 रुपए 95 के आसपास है, 96 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें, ऊपर में 105 रुपए से लेके 108 रुपए तक के लेवल एबी कैपिटल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 105 से 108 के टारगेट के लिए एबी कैपिटल। और जाते जाते हिमांशु जी भी नाराज ना हो, हिमांशु जी जल्दी से आपकी भी कॉल बता दें। थैंक यू अनिल जी। आज सिर्फ एक ही पैटर्न पर फोकस है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर। तीसरा स्टॉक जीएमआर इंफ्रा, जिसपे सिमिलर पैटर्न इंट्राडे चार्ट्स पर ब्रेकआउट है। ट्रेड है सिंपल, 35 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन को लेकर जाएंगे। 1 रुपए के आसपास के भाव में, सिर्फ 40 पैसे का स्टॉप लॉस, 70 पैसे का स्टॉप लॉस। टारगेट रहेगा 1 रुपए 60 पैसे और 1 रुपए 90 पैसे का। जीएमआर इंफ्रा 37.5 के टारगेट के लिए तैयार है। ओके, अच्छा अब बचे हैं मेरे पास 1.25 मिनट। आप में से तीनों में से जो आपने कॉल दी उसमें से किसी को कोई डिटेल में देनी तो मुझे बता दो। अब मेरे पास 1.25 मिनट है। जय हिमांशु जी और सुमित जी, कोई कह रहा? जी जय बताइए। जल्दी जी बीपीसीएल देने का कारण यह था कि इसमें टेक्निकली मैं देख रहा हूँ कि फाइनली आपको रिवर्सल देखने मिल रहा है। एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ इसका, तो स्पॉट में मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग आपको 335 के लेवल्स पहले देखने मिलेंगे और ये ब्रेकआउट आता है सो 345 तक भी जाएगा एक्सपायरी तक। तो एक अच्छा खासा मूव एटलीस्ट टिल एक्सपायरी आपको देखने मिल सकता है बीपीसीएल में। ओके, ये है आपके जय की तरफ से बीपीसीएल का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। आदित्य बिरला कैपिटल सुमित जी को खरीदना है, हिमांशु जी को जीएमआर इंफ्रा। समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है। 16,600 के ऊपर बंद होने के लिए तैयार है बाजार और 36,200 के ऊपर बंद होने को तैयार है बैंक टीम। मंदी करना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं, लेना है, चिंता न करें, टेंशन फ्री रहे। ये हम आपको लगातार सुबह से कह रहे हैं और आपको ज़्यादा मौका दिया ही नहीं। 475 के नीचे गया नहीं बैंक निफ्टी, जो पहला लेवल था 35,875 वहीं से घूम गया। ओके, फाइनली आपके सामने प्रोविजनल क्लोजिंग मजबूती के साथ 90 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 250 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स पर 300 पॉइंट ऊपर होने की तैयारी में। घंटे की मधुर आवाज़ आपके कानों में गूंजती हुई बहुत ही शानदार, मेरे ख्याल से कितने मई जून जुलाई, तो यानी कि पिछले 1.5 महीने के हाईएस्ट बाजार आपके लिए। फाइनल क्लोजिंग आने दे कोई टेंशन मत लीजिए, लगभग यही आएगी, ज़्यादा नीचे आने वाली है नहीं, यहीं पे आएगी। वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी समाप्त, एक से बढ़कर एक खबरें, दुनिया जहान की हफ्ते भर की हैपनिंग खबर आपके लिए आने की तैयारी। गुरुवार के दिन वायदा कारोबार की एक्सपायरी के बाद थकान उतारने का सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन तरीका, रिलैक्स होकर टीवी के सामने बैठ जाएं और देखिए वो खबरें जो देखने में सुनने में आता है बहुत आनंद आपके लिए। स्ट्रेस बस्टर, बात दुनिया की। आज का शो 4:30 बजे, क्या है खास, झलक देख लीजिए। और हमारे सारे एक्सपर्ट जानते हैं जब झलक देखते हैं बहुत अलर्ट होकर देखते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैं झलक में से कोई भी स्टोरी पे उठा के सवाल पूछ लेता हूँ। सब अलर्ट होकर देखते हैं। चलिए पहले आज के प्रोग्राम की झलक। चांद और मंगल तक दौड़ेगी जापानी बुलेट ट्रेन। जादू की झप्पी से ब्रिटेन का एक शख्स कर रहा मोटी कमाई। एक ऐसा देश जहां न मुस्कुराने पर भरना पड़ेगा फाइन। और हॉलीवुड के दिग्गजों ने आरआरआर की तारीफों के बांधे पुल। देखिए बात दुनिया की, आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। क्या बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत बढ़िया है। जादू की झप्पी से ट्रीटमेंट इंग्लैंड में हो रहा है। मुन्ना भाई एमबीबीएस पहुंच गए वहां पे। ओके, और वो कौन सा कि न मुस्कुराने पर टैक्स। और अगर न मुस्कुराने पर कमाई होने लगे तो सबसे ज्यादा कमाई हमारे पैनल पे होगी। हाँ, है कि बिल्कुल, नहीं? है ना, होनी चाहिए। क्यों जैन साहब? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये रिवर्स ही सोच रहा था। आप तो मुस्कुराते रहते हो, लोगों को मुस्कुराते भी है, मतलब लोगों को हंसाते भी है। और आजकल तो पिछले 2-3 दिन से तो मैं आपका मुंह देख रहा हूँ, जबरदस्त हो रहा, मार्केट के साथ और बेटर हो रहा है। जैन साहब तो ये सोचे कि मैं सबसे ज्यादा कमाई कैसे करूं, एक्स्ट्रा मुस्कुराने में उस पर विचार कर रहे हैं। जी बंसल जी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी। अनिल जी मैं सोच रहा हूँ मतलब कि अगर मुस्कुराने में कमाई होने लग गई तो सबसे ज्यादा कमाई तो अनिल जी यहाँ पर होगी जी बिजनेस के पैनल पर। बट अनिल जी बिल्कुल सारी कॉल्स बंद हो जाएंगे अनिल जी, स्पेशल पिक भी कोई नहीं आएगी,
क्योंकि हर व्यक्ति अनिल जी मुस्कुराने में लगा रहेगा, कॉल वॉल कोई नहीं देगा फिर। मैं तो सोच रहा हूँ वो तो ठीक है, कब होगा कहीं उदासी पर टैक्स न लग जाए, फिर क्या होगा? वागले साहब में क्या होगा? वागले साहब चिंता न करें आप, हम ऐसा होने नहीं देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहे आप। न इनकी मुस्कुराने पे बहुत कमाई होगी, ना आपके उदासी पे बहुत टैक्स लगेगा, बिल्कुल। इसीलिए शो देखें और आनंद लें। सिमी जी, आपको भी मुस्कुराने पे कोई कमाई वमाई होने वाली नहीं है, जितना आप मुस्कुरा रही उतना बराबर है, ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। एकदम बैलेंस चल रहा है। ओके, बढ़ते आगे, ये विशेष शो जरूर आप सब लोग देखेगा, उसके बाद आगे का शो आपके सामने रख देते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्च करें तो ये जरूरी नहीं कि सबसे बेहतर प्रोडक्ट ही आपको ऊपर दिखे, नहीं तो क्या होता है कई बार जैसे आप सर्च करते हैं सबसे ऊपर जाए आपको हाँ इसका मतलब ऊपर आया वो टॉप पर है, मतलब बढ़िया है ना, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनियां चाहती है कि उसका प्रोडक्ट ऊपर ही ऊपर दिखे, इसलिए वो डिस्प्ले पैटर्न में वो कुछ ना कुछ वो एल्गोरिदम इंटेलिजेंस, AI बोलते हैं इसको, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, एल्गोरिदम इंटेलिजेंस है, ये अलग तरह की इंटेलिजेंस है, उसको बोलते हैं कि इसकी वजह से आया होगा अच्छा। लेकिन सरकार AI सिस्टम को कंज्यूमर फ्रेंडली और पारदर्शी बनाने जा रही है। सरकार ने इसके लिए घरेलू टेक कंपनियों के साथ आज बैठक भी की। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा और बताएंगे कि आखिर एल्गोरिदम इंटेलिजेंस है क्या, कंपनियां इसका फ़ायदा कैसे उठाती है और सरकार इसके रेगुलेशन से क्या इसमें मनमानी रुकेगी। बिग टेक मनमानी पर रुकेगा। आपको याद है सुबह जब अमरीश का इंटरव्यू लिंक कर रहे थे, आज मीटिंग भी, हाँ की मीटिंग है, इस पर बने रही है, आपको वेल्डन कार्ड दिया जाएगा, उसी चीज़ उस पर सरकार बढ़िया एक्शन में आ रही, तो आनी चाहिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रशांत माली साहब होंगे, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट, रेखा अग्रवाल जी होंगी सीनियर कंज्यूमर लॉयर, और साथ ही अंकुश सबरवाल साहब होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट। इन तीनों से करेंगे मुलाकात, बात जानिएगा शाम 6 बजे बिग टेक मनवानी पर ब्रेक। और इसके अलावा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में हिस्सेदार बनना है और फाइनेंशियल और हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश के आपके लिए कई मौके तैयार हैं। सेक्टरल पैसिव फंड में आज निवेश पर करेंगे खास चर्चा और जानेंगे क्या ये सही समय है सेक्टरल निवेश का, और किसी नए फंड में निवेश के पहले क्या बातों का रखें आप ध्यान। आज शाम 6:26 में मॉर्निंग गुरु में देखिए सेक्टोरल फंड में न्यू ऑफर। हमारे साथ होंगे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के पैसिव फंड के रिसर्च हेड महावीर कासवा और साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा, दोनों से होगी हमारी मुलाकात। और अच्छा बाय द शाम वाला शो करें एक और हम बताएं उससे पहले एक चीज़ और, वो हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए भी है और हमारे सारे दर्शकों के लिए भी, और वो ये कि भाई काफ़ी ये जो हमने ऑपरेशन डीमेट डाका किया उसके बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर आपने एक बार तो कर लिया, अब आगे क्या, और बहुत सारे लोगों की शिकायतें अभी भी आ रही है, बहुत सारी आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ट्विटर पे कई सारी शिकायतें हम नोटिस कर लेते कहीं मिस हो जाती है, सारी एक एक पढ़ना, देखो आप शो में बैठे हम पीछे आए क्या मिस हो गया, और मैसेज भी इतने आ रहे हैं। आप सोचो जैन साहब 5 करोड़ इंप्रेशन आए इस पूरे शो में, खाली ट्विटर की बता रहा हूँ, वो फेसबुक और आपका यूट्यूब और हमारे यूट्यूब के उसके लिंक को लोगों ने अलग अलग जगह 50 जगह चलाया, वो तो छोड़ ही दो, खाली ट्विटर पे जो हमारे हैंडल से इनसे जो होके 5 करोड़ से ज़्यादा इंप्रेशन, 35 लाख से ज़्यादा की रीच हुई है। ये हमने अब तक जितने शो किए उसमें हाईएस्ट है, 5 करोड़ की रीच अनइमेजिनेबल है, जबरदस्त है। तो हमने एक काम और किया है, हमने कहा कि इस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, कुछ और काम किया जाए, तो हम आगे क्या करने जा रहे हैं उसकी एक झलक देखिए। ऑपरेशन डीमेट डाका ने आपकी हमारी आंखें खोल दी और आपने ढेर सारा प्यार दिया, दिल से धन्यवाद। शो तो खत्म हो गया ना? जी नहीं, ये शुरुआत हुई है और इस शुरुआत को हमें और आगे बढ़ाना है और पहुंचाना है, क्योंकि हमें ढेर सारी शिकायतें मिल रही कि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है उनके अकाउंट हैक हो गए। अगर आप भी ऐसे ही एक पीड़ित हैं और अगर आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हम करेंगे आपकी मदद। संपर्क कीजिए हमसे हमारे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर, हम आपकी बात को उठाएंगे। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर। जी बिजनेस है हमेशा आपके साथ। तो अगर आपके भी कोई क्लाइंट्स हों, आपके भी कोई पहचान वाले हों, या आपके नज़र में कोई भी ऐसे पीड़ित आए जिनको ये दिक्कतें आई हैं, जिनके अकाउंट हैक हुए हैं, हाँ अब इसमें मेरी रिक्वेस्ट एक ही है हमारे दर्शकों से, अब इसमें जो भी है ना वो आप हैकिंग वाले मैटर लेके आइए। आप है ना, अब क्या होता है देखो
मैं जानता हूँ दिक्कतें लोगों को 50 तरह की, कई सारे ब्रोकर बंद हो गए जिनके वहाँ पैसे फंसे हुए हैं, किसी ने प्लेज लेज में या किसी ने ट्रेडिंग में कुछ नुकसान कर दिया करा दिया, वो सारी भी समस्याएं अपनी अपनी जगह है, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक साथ नहीं कर सकते। इस वक्त जो अपना फोकस है वो डीमेट अकाउंट को हैकिंग करके जो लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसको तुरंत रोकना है, बिल्कुल, है ना। तो उसको जो रोकने के लिए अगर आपके साथ किसी तरह की कोई ऐसी धोखाधड़ी हुई जिसमें आपका अकाउंट हैक कर लिया गया, आपके शेयर बेच दिए गए, शेयर बेच के कोई आपके अकाउंट में लॉस कर दिया गया, या आपके अकाउंट में कुछ कचरा शेयर आ गए, या किसी न किसी तरह से इस तरह की प्रॉब्लम हुई, तो प्लीज़ वो आप हमें लिख के भेजिएगा। हम इस पर और काम कर रहे हैं और जल्दी आपको बहुत कुछ ऐसा और देखने को मिलेगा जो काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अच्छा लगे ना लगे, हर चीज़ अच्छा लगाना तो ज़रूरी नहीं है लाइफ में, अच्छे से ज़्यादा सच्चा लगना ज़रूरी है। तो हमारी फोकस पूरी इस बात पर है कि कुछ सच्चा आपके सामने लाया जाए जिसमें किसी को अच्छा लगे, किसी को अच्छा ना लगे तो कुछ नहीं कर सकते। हिमांशु जी कुछ कहना चाहते थे? जी हिमांशु जी। अनिल जी, बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है ये, पहला भी जो आपने कवरेज किया और उसके बाद जो इसको कंटिन्यू रखने की आपने पूरी टीम ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और जिस तरह से आपने ओपन कर दिया है मेल आईडी और अपने टोल फ्री नंबर्स, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जितने भी इसके विक्टिम्स होंगे वो काफी इजीली अप्रोच कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये एक रियली वेरी गुड इनिशिएटिव अनिल जी। बिल्कुल सर। तो आज सुबह ही बग्गा साहब आए थे, तो बग्गा साहब ने बोलिया कि भाई आप इस पे काम को आगे बढ़ाओ। बिल्कुल। बग्गा साहब बोल दे तो फिर हमारी मजा लेके हम उनकी बात ना सुने। बिल्कुल हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, इस मैटर को और देखते हैं कि कहाँ किस तरह की समस्याएं आ रही है। और एक्चुअली कुछ इंटरेस्टिंग तरीके की चीज़ें और निकल कर आ रही थी जो लोगों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस पर थोड़ा काम कर रहे हैं और आगे आपको हम बताएंगे भी, इसके लिए इंतज़ार कीजिएगा थोड़ा और। अक्सर जब सरकारें प्रदर्शनकारियों को रोकना चाहती तो वो या तो वो वाटर कैनन पानी छोड़ती ना जी पाइप में, और या फिर आंसू गैस के गोले। लेकिन चीन है ना, सीधे टैंक, वो स्टोरी पता है आज? सीधे चीन में टैंक बुलाया गया। यानी कि चीन ने जो बैंक डूब चुके हैं उनमें जो लोगों को पैसे लोगों ने डिपॉजिट करवाए, सोचो, नो डाउट मैं किसी का फेवर करने की बात नहीं कर रहा, कोई भी बैंक डूबे, हमारे यहाँ डूबे, वहाँ डूबे, डूबना हर एक के लिए, डिपॉजिट होल्डर के लिए नुकसान की बात है। लेकिन देखिए क्या फ़र्क है डेमोक्रेसी में और ऑटोक्रेसी में, कि वहाँ पर सीधे टैंक बुलाए जाते हैं और टैंक बुला के कहते हैं कि जो आपने पैसा डिपॉजिट लगाया था वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, भूल जाओ, जब मिलेगा तब मिलेगा, ताकि लोग अपने पैसे मांग न पाए। तो आम लोगों की आवाज़ दबाने की जो ये चीन की कोशिश है, और ये टैंक जो उन्हें लगाने पड़ रहे हैं, जो कि आमतौर पर आप दुश्मनों की सेना से लड़ने के लिए लगाते हैं। टैंक तो इसलिए खरीदते हैं दुश्मनों पर धावा बोलने के लिए, अपने ही लोगों पर टैंक लगाने जो पड़ रहे हैं। क्यों? टैंक बचाएंगे चीन के बैंक। वाह, टाइटल अच्छा है, टैंक बचाएंगे चीन के बैंक, वेरी नाइस। तो ये है आज की हमारी कवर स्टोरी। अब छोटे छोटे शहरों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। ईडा ने इंश्योरेंस कंपनी के लिए नियमों में बदलाव किए हैं और हम इंडिया 360 डिग्री में देंगे इस पूरी डिटेल और कैसे इसका फ़ायदा आप ले सको। बहुत बढ़िया काम किया ईडा ने, ये ना, मतलब कैशलेस तो बहुत ज़रूरी है। छोटे शहर कैशलेस कवर, ये भी टाइटल अच्छा है और ये स्टोरी भी बहुत अच्छी है। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, बड़ी सिटीज़ में तो आपको हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं जहाँ कैशलेस होता है। छोटे शहरों में आप पहले पैसा दो, फिर वो करो, पेपर वो बढ़ जाता है। मतलब पेशेंट एक्चुअली ऑलरेडी हॉस्पिटल कौन अपनी मर्जी से जाता है, खुशी खुशी, दुखी आदमी जाएगा ना, बीमार है, वहाँ पे वो अपने मरीज का ध्यान रखे कि ये सब फॉर्मेलिटी करे। तो कैशलेस होना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल कैशलेस हो, वो करना ही चाहिए और ईडा इस दिशा में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये हमारी दूसरी कवर स्टोरी। रेल टिकट पर सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाला अब कंसेशन नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा सीनियर सिटीजन्स, प्लीज़ सीनियर सिटीजन्स कृपया ध्यान दें, रेलवे स्टेशन पे ऐसे ही आता है। अब आपको मिलने वाला कंसेशन नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कर दिया कि वो इस छूट को फिर से शुरू नहीं करने वाली। आखिर क्यों सरकार इस छूट को बंद कर रही है? रेलवे ने छीनी छूट की लाठी। बुढ़ापे में लाठी सहारा होता है और रेलवे ने और सरकार ने ये छीनी है। इस पर हमारी कवर स्टोरी आप शाम को 8 बजे ज़रूर देखिएगा इंडिया 360 डिग्री में। तो ये है आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी। 16,605 फाइनल क्लोजिंग, 36,201 नॉट आउट वाली सुमित जी का लिफाफा लेवल की क्लोजिंग। थैंक यू सो मच सुमित जी शो में भाग लेने के लिए। कुणाल जी, राकेश जी, जैन साहब का भी शुक्रिया। वागले साहब,
हिमांशु जी, सिमी जी और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए और वीकली एक्सपायरी को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन है, 4 दिन मैंने तेजी करवा दी है। अब 5वें दिन फिलहाल तो टैक्स नहीं है उदास चेहरों पर लगे, उससे पहले ही आप आदत डाल दें मुस्कुराने की ताकि बाद में उदासी आए ना।